काम करो ऐसा कि एक पहचान बन जाए, हर कदम ऐसा चलो कि निशान बन जाए। यहाँ जिंदगी तो हर कोई काट लेता है, जिंदगी जियो इस कदर कि मिसाल बन जाए। हेलो 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 प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल? बढ़िया, मस्त, जबरदस्त। तो बेटा आज आप सबका मैं स्वागत करता हूं लेक्चर नंबर 8 के अंदर। तो बेटा देखिए, अभी तक हमारे 7 लेक्चर हो चुके हैं, आपने वो बहुत अच्छे से देख भी लिए होंगे। तो बेटा ये चैप्टर का हमारा अंत होने वाला है, ज्यादा से ज्यादा इसके अंदर एक लेक्चर और लगेगा हमें, चैप्टर खत्म होने वाला है। जिन बच्चों का बैकलॉग है अभी तक इस चैप्टर के अंदर वो साथ के साथ नहीं पहुंचे हैं, तो भैया गुजारिश करता हूं जल्दी से बैकलॉग कंप्लीट करके साथ के साथ हो जाओ। क्योंकि बेटा जब आप साथ के साथ चलते हैं ना, टीचर जो पढ़ा रहे हैं अगर आप उसके साथ चल रहे हैं, आपका बैकलॉग नहीं है, तो आपको चीजें बहुत अच्छे समझ में आती हैं। क्योंकि अगर आपका बैकलॉग रहेगा ना, आपके दिमाग में ये रहेगा पढ़ते वक्त भी, जो आज लेक्चर चल रहा है हमारा, अगर आप इसे देखोगे ही नहीं पहली बात तो, लेकिन आपके दिमाग में साइकोलॉजिकली ये चीज बैठी रहेगी कि सर हमारा तो बैकलॉग है, हमें अभी इतने लेक्चर और देखने हैं, नेक्स्ट लेक्चर आ गया होगा, तो भैया आपकी एफिशिएंसी कम हो जाती है। ठीक है। अब बेटा मैंने कमेंट्स देखे थे, कुछ बच्चे तो इतना रो रहे हैं कि सर इतने बड़े लेक्चर, स्कूल का काम भी होता है, होमवर्क भी होता है, लेक्चर थोड़े छोटे करो। भैया एक बात सुनो मेरे बच्चे, करने क्या वाले हो, आईआईटी या आईटीआई करनी है? आईआईटी करनी है ना। अगर आईटीआई का टारगेट लेके बैठे तो भैया कोई बात नहीं है, लेक्चर ही मत देखो, छोड़ दो, छोड़ दो जी, छोड़ दो। जो स्कूल में पढ़ाया जा रहा है उसके बेसिस पे हो जाएगा तुम्हारा आईटीआई में। रोते रह जाओगे कि सर टाइम कम करो, टाइम। भैया आपको कंटेंट भी पूरा चाहिए, आपको ऐसा कंटेंट चाहिए जो आपका आईआईटी क्लियर करवा दे। अगर मान लो मैं लेक्चर छोटे कर दूंगा ना, यहां पे कंटेंट नहीं दूंगा, तो एक दिन आप लोग ही ये कहोगे कि हमें तो पढ़ाया ही नहीं जी पीडब्ल्यू वालों ने। पीडब्ल्यू पे जितने भी लेक्चर देते हैं वो तो ऐसे कंटेंट देते हैं जो आईआईटी में पूछते नहीं है, सारा कंटेंट ही नहीं देते हैं, तब आपको दिक्कत हो जाएगी। भैया 24 घंटे हर एक को मिलते हैं, और जो बच्चे स्पेशली इस चीज के लिए रोते हैं ना कि सर स्कूल का काम भी करना है, ये भी देखना होता है, कैसे मैनेज करें। भैया टीचर को कभी रोते हुए देखा है? आपको लगता है कि हमारे पास सिर्फ एक यही काम है? हमारे पास घर पे काम नहीं होते हैं? मुझे बेनिफिट नहीं मिलेगा क्या? मैं छोटा लेक्चर बनाऊं और चलता बनूं यहां से, क्या दिक्कत है? लेकिन क्यों कर रहे हैं? क्योंकि भैया आपके फ्यूचर का सवाल है। कहीं आप आगे चल के किसी एक टॉपिक या एक किसी क्वेश्चन की वजह से रह ना जाओ, तो हमें यहां पे पूरा कंटेंट देना, और कंटेंट देने में तो भैया देखो टाइम लगेगा। अब जिसको ये लगता है ना कि नहीं देख पाते, तो भैया ये उनकी हेडेक है, वो अपनी परेशानी को, वो टाइम मैनेजमेंट को किसकी गलती बता रहे हैं कि भैया मैं ज्यादा बड़ा लेक्चर दे रहा हूं उसकी। भैया दूसरे पे ब्लेम डालते रहोगे, अगर अपनी परेशानियों को दूसरे की वजह से मानोगे, कभी उसका सॉल्यूशन नहीं निकाल पाओगे। ठीक है, तो भैया टाइम मैनेज करो, देखना पड़ेगा। ठीक, एक बच्चे ने तो कमाल ही कर रखा है, उसने पूछ रखा है सर क्या सीजियम और गैलियम हमारे लिक्विड में होते हैं? भैया लेक्चर देखो, मैंने सब बातें बताई हैं। ये एक कहते हैं कि सर नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकालना सिखाओ, भैया ये भी मैं करा चुका हूं, आप लेक्चर देखिए जाके। लेक्चर आपने देखे नहीं है और क्वेश्चंस आप पूछ रहे हैं। एक तो ये होता कि सर आपने करवाया नहीं, तब मैं बताता तो चलता, लेकिन ये चीजें मैं करवा चुका हूं, बच्चे ऑलरेडी कर चुका हूं, तो आप उसको जाके वहां पे देखिए। आई बात समझ में? और मुझे पता चला सर लेक्चर 5 के अंदर कुछ टेक्निकल इशू आ गया था, इस वजह से वो लेट आया था आप लोगों के पास। ठीक है, तो घबराने की बात नहीं है बेटा, टेक्निकल इश्यूज हो जाते हैं। तो चलो बढ़ते हैं बेटा किसकी तरफ, हमारे आज के गोल की तरफ। तो आज क्या करने वाले हैं जी? तो आज हम करेंगे सर आयोनाइजेशन एनर्जी को कंप्लीट। आज हमारा आयनाइजेशन एनर्जी क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा सर। और हम शुरुआत कर देंगे किसकी? सर हम कर देंगे शुरुआत आज इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की।
तो ये हमारे आज दो टारगेट हैं। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं हमारे टारगेट की तरफ, लेकिन उससे पहले दर्शन कीजिए इसके। मैंने बोला जब भी पीरियोडिक चैप्टर पढ़ो, चाहे नोट्स से पढ़ो, कहीं से पढ़ो, पीरियोडिक टेबल तुम्हारे सामने होनी चाहिए। पीरियोडिक टेबल को सामने रख के पढ़ना कभी भी, तब अच्छे से चीजें समझ में आएंगी। ठीक है, चलो जी स्टार्ट करते हैं बेटा। क्या? आयनाइजेशन एनर्जी से। चलो जी बेटा, हमने ट्रेंड्स के बारे में पढ़ लिया था। हम ट्रेंड्स के बारे में पढ़ रहे थे कि बेटा टॉप टू बॉटम क्या ट्रेंड होता है हमारे पास आयनाइजेशन एनर्जी का। ये सब हमने क्या किया था बेटा? देख लिया था। ठीक है, एस ब्लॉक के अंदर भी देखा था हमने, पी ब्लॉक के अंदर भी देखा था हमने, और डी ब्लॉक के अंदर भी देखा था, और एफ ब्लॉक का मैंने बता दिया था लेफ्ट टू राइट क्या होता है। ये सारा कुछ हमने डिस्कस कर लिया था। अब इसके अंदर कुछ और एक ट्रेंड्स रहते हैं, तो उसके अंदर हम सबसे पहले कौन से ट्रेंड देख रहे हैं बेटा? हम देख रहे हैं बेटा कौन से वाले? पी ब्लॉक वाले। ठीक है, पी ब्लॉक के अंदर भी आपको ट्रेंड पूछता है, पी ब्लॉक एलिमेंट्स। ठीक है, पी ब्लॉक एलिमेंट्स के अंदर भी आपसे क्या पूछता है? ट्रेंड। लेकिन अब हम जो ट्रेंड देख रहे हैं वो कैसे देख रहे हैं बेटा? लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट वाला ट्रेंड देखेंगे। ठीक है, तो भैया यहां पे देखो आपको एक ट्रिक बताता हूं। ठीक है, क्या बताता हूं बेटा? आपको एक ट्रिक बताता हूं, तो उस ट्रिक को फिर बाद में एक्सप्लेन करूंगा मैं। पहले ट्रिक बता देता हूं लेफ्ट टू राइट वाली, कैसे आपको पता चला किसकी कम किसकी ज्यादा, मतलब पीरियड वाइज देख रहे हैं। यहां पे लिख देता हूं। अब जो हम ट्रेंड पढ़ने वाले हैं बेटा आगे, वो क्या है बेटा? हमारे पास पीरियड वाइज आएंगे। क्या आएंगे बच्चे? पीरियड वाइज आएंगे। ठीक है सर, शुरू हो जाओ। तो भैया मेरे साथ साथ बनाना ये चीजें आप। ठीक है, नोट्स बनाते हो ना तो साथ की साथ बनाना। तो भैया सबसे पहले है क्या हमारे पास? यहां पे लिख रहा हूं बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, और यहां पे लिखा मैंने क्या? थैलियम। बोलो। ठीक है सर, इसके बाद क्या आता है बेटा हमारे पास? इसके बाद आता है जी हमारे पास कार्बन, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लेड। देखो रुको रुको, ऐसा करते हैं, इसके अंदर मैं क्या करता हूं? पूरी को इंक्लूड कर लेता हूं, एस ब्लॉक को भी कर लेता हूं, ताकि तुम्हारे पास एक ही टेबल बन जाए। ठीक, तो इसको ऐसे बनाओ, ऐसे बनाओ जी। देखो इसको इस तरीके से बनाओ। कैसे बनाना है? यहां पे मैंने लिखा बेटा क्या? लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबीडियम और ये सीजियम। इसके बाद क्या आता है बेटा हमारे पास? आप कहोगे सर इसके बाद आते हैं हमारे पास अल्कलाइन अर्थ मेटल, लेकिन अल्कलाइन अर्थ मेटल ना लिख के हम क्या लिख रहे हैं बेटा यहां पे? बोरोन, एल्यूमिनियम और ये गैलियम। 3 तक लिखा मैंने। ठीक है, फिर इसके बाद क्या लिखा? बेरिलियम, मैग्नीज और ये क्या है? कैल्शियम। फिर जो बाकी 2 बचे हुए थे ना गैलियम, वो यहां लिखे इंडियम और ये लिखा जी थैलियम। और इसके जो 2 बचे हुए थे वो कहां लिखे? कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और ये लिखा बैरियम। ऐसा क्यों कर रहा हूं ये सारा एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखो, इसके बाद क्या आता था बेटा? बेरिलियम, अल्कलाइन अर्थ मेटल, बोरोन। फिर क्या आती है बेटा हमारे पास? कार्बन फैमिली। कार्बन फैमिली एज इट इज, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और ये क्या आ गया बेटा? लेड। ठीक, इसके बाद क्या आती है? नाइट्रोजन। लेकिन नाइट्रोजन से पहले क्या आ जाएगा बेटा? यहां पे आ जाएगा हमारे पास ऑक्सीजन, सल्फर, सेलिनियम। यहां पे क्या है? नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, ये आर्सेनिक, और यहां पे क्या बेटा? इसके बचे हुए 2 आर्सेनिक, एंटीमनी और ये बिस्मथ। और इसके क्या है बेटा? सल्फर, उससे टेपो। और यहां पे क्या होगा बेटा? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एटी और यहां पे क्या? नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन और रेडॉन। बोलो। ठीक है, और उसके बाद क्या करो बेटा? लेफ्ट टू राइट इंक्रीजिंग साइन लगा दो। लेफ्ट टू राइट इंक्रीजिंग साइन लगा दीजिए। देखो जी, ठीक है, ये सारे क्या हैं बेटा मेरे पास?
लेफ्ट टू राइट क्या कर रही है बेटा, अब ये इंक्रीज कर रही है। मतलब आपसे किसी भी पीरियड के अंदर एलिमेंट देके एस और पी ब्लॉक के वो आयनाइजेशन एनर्जी का ट्रेंड पूछता है तो ये वाला ट्रेंड आएगा, ये वाला ट्रेंड आएगा जी। अब ये ट्रेंड आपने लिख लिया है, ठीक है, ये ट्रेंड आपने लिख लिया। अब मैं इसके आगे एक्सप्लेनेशन दूंगा। इसको क्या करना है, एक पेपर पे उतारना और उसको सामने रखना, ताकि जब भी मैं कोई चीज आपको आगे एक्सप्लेन करूं आप इसको साथ की साथ देखते हुए चलें। क्या करें बेटा, देखते हुए चलें। चलो जी, अब इसकी एक्सप्लेनेशन देता हूं कि यहां पे जो हमारे पास चेंजेस आए हैं वो क्यों आए हैं। तो देखो बेटा, हम क्या ले रहे हैं, सबसे पहले मैं सेकेंड पीरियड के एलिमेंट लिख रहा हूं। यहां पे क्या लिख रहा हूं बेटा, सेकेंड पीरियड एलिमेंट्स लिख रहा हूं। लिखो सर, तो ये लो जी, लिख दिए। लिथियम लिखा, लिथियम के आगे क्या आता है, बेरिलियम लिखा, फिर लिखा हमने क्या बेटा, फिर क्या आता है बेटा इसके बाद, बोरोन, फिर आता है कार्बन, फिर नाइट्रोजन, फिर ऑक्सीजन, फिर फ्लोरीन, और ये आता है नियॉन। ये सेकंड पीरियड के एलिमेंट है। बोलिए किसके एलिमेंट है बेटा, ये सेकंड पीरियड के एलिमेंट है। तो भैया अब एक बात बताइए, जब मैं अलोंग द पीरियड लेफ्ट टू राइट जाता हूं, जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो आप क्या बताइए जी मुझे कि भैया जो हमारा एटॉमिक साइज है, जो एटॉमिक साइज है वो क्या करता है, आप कहोगे सर वो डिक्रीज करेगा लेफ्ट टू राइट जाने पे, ये ट्रेंड हमने पढ़ा है, ठीक है। और जेड इफेक्टिव क्या करेगा बेटा, आप कहोगे सर जेड इफेक्टिव हमारा इंक्रीज करेगा, ये क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। तो भैया हम फैक्टर्स अफेक्टिंग आयनाइजेशन एनर्जी पढ़ चुके हैं। क्या पढ़ चुके हैं सर, कि जो एटॉमिक साइज होता है ना, ये आयनाइजेशन एनर्जी के इनवर्स रिलेशन में होता है। क्या होता है बेटा, एटॉमिक साइज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आयनाइजेशन एनर्जी। ये मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। और क्या किया था बेटा, जेड इफेक्टिव इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आयनाइजेशन एनर्जी, ठीक है। तो एक बात बताओ मेरे बच्चे, अगर एटॉमिक साइज डिक्रीज कर रहा है लेफ्ट टू राइट, तो हमारे पास ये आयनाइजेशन एनर्जी को क्या करेगा, आप कहोगे सर इंक्रीज करेगा। जेड इफेक्टिव अगर बढ़ रहा है लेफ्ट टू राइट, तो ये भी क्या करेगा बेटा, आयनाइजेशन एनर्जी को इंक्रीज करेगा। तो मैं बोल सकता हूं ये दोनों फैक्टर ही क्या कर रहे हैं बेटा, लेफ्ट टू राइट जाने पे आयनाइजेशन एनर्जी को इंक्रीज कर रहे हैं। तो आप कहोगे कि सर तो जब हम लेफ्ट टू राइट जाएंगे ना, तो हमारे पास जो ट्रेंड आएगा किसका, आयनाइजेशन एनर्जी का, तो सर वो ऐसा आना चाहिए, लिथियम की सबसे कम, उससे ज्यादा बेरिलियम की, फिर बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और ये नियॉन। क्या सर ये ट्रेंड आएगा हमारे पास, तो किसका, आयनाइजेशन एनर्जी का। ये क्या है बेटा हमारा, एक्सपेक्टेड ट्रेंड है। अब आपके दिमाग में इतना तो आ गया होगा, अगर मैंने एक्सपेक्टेड ट्रेंड लिखा है तो मतलब यहां पे कुछ ना कुछ पंगे होने वाले हैं, ये एक्चुअल ट्रेंड नहीं है। क्यों नहीं है बेटा ये एक्चुअल, क्योंकि देखिए मैंने बेटा सिर्फ ये थोड़ी ना कहा था आपको कि सिर्फ यही दो फैक्टर क्या करते हैं, आयनाइजेशन एनर्जी को डिफाइन करते हैं या अफेक्ट करते हैं। इसके अलावा दो फैक्टर और पढ़े थे हमने, क्या क्या था बेटा, एक तो था सर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, एक था पेनिट्रेशन इफेक्ट। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और पेनिट्रेशन इफेक्ट की वजह से भी यहां पे क्या होगा बेटा, मेरे कुछ चेंजेस आ जाएंगे। क्या चेंजेस आएंगे उसको देखते हैं, ठीक है। तो यहां पे बेटा मैं क्या करता हूं, एलिमेंट्स लिख रहा हूं पहले, फिर आपको बताता हूं एक्चुअल ऑर्डर कैसे बनेगा। तो देखो जी, ये लिखा लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ये नियॉन, ठीक है। और बेटा आयनाइजेशन एनर्जी की डेफिनेशन क्या होती थी कि भैया किसी आइसोलेटेड गैसियस एटम से सबसे बाहर वाला इलेक्ट्रॉन निकालना होता था हमें, मतलब आउटर मोस्ट सेल का इलेक्ट्रॉन निकालने में जितनी एनर्जी लगती थी उसको आयनाइजेशन एनर्जी बोलते थे, ठीक है सर। तो मैं क्या कर रहा हूं, इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख रहा हूं, सबसे बाहर वाली कौन सी बेटा, जो सबसे बाहर वाली यहां पे क्या है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो लिख रहा हूं। तो लिथियम की सबसे बाहर वाली सेल क्या होती है, आप कहोगे सर 2s1। इसकी क्या होती है, आप कहोगे सर 2s2। इसकी क्या होती है 2p1, ठीक है। इसकी क्या होती है बेटा
2p2, इसकी क्या होती है 2p3, इसकी क्या होती है 2p4, इसकी क्या होती है 2p5 और इसकी क्या होती है 2p6। चलो जी, ये वो शेल है जहां से हमें इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना है। ठीक है सर, निकालना है जी, ये हमें पता चल गया। तो अब देखो, अब पंगे क्या होने वाले हैं कि भैया जब मैं लिथियम से बेरिलियम की तरफ जा रहा हूं तो आपको दिख रहा है कि यहां पे तो इलेक्ट्रॉन निकाल रहा हूं 2s1 से, यहां पे निकाल रहा हूं 2s2 से। तो 2s2 क्या है, फुल्ली फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। तो भैया एक बात बताओ, फुल्ली फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ज्यादा स्टेबल होती है किससे, हाफ फिल्ड से। तो मतलब ये इलेक्ट्रॉन आसानी से नहीं निकालेगा क्योंकि स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। या फिर क्या बोलो कि सर लिथियम से बेरिलियम की तरफ आता हूं ना तो हमारा जेड इफेक्टिव भी बढ़ता है और एटॉमिक साइज कम होता है। तो यहां पे तो ट्रेंड जो हमने पीछे लिखा था वही चलेगा। क्या चलेगा कि सर बेरिलियम की ज्यादा होगी और लिथियम की कम होगी। ठीक है सर, तो ये हो गया जी, देखो लिथियम की कम है और उससे ज्यादा है किसकी, बेरिलियम की। ठीक, ये चीज आ गई, ये चीज आ गई। लेकिन अब आगे देखो, अब देखना है बेरिलियम और बोरोन के अंदर। तो आपने क्या पाया कि सर यहां पे तो इलेक्ट्रॉन निकालना 2s2 से, यहां पे निकालना 2p1 से। ऑल्दो साइज किसका छोटा है, बोरोन का छोटा है। जेड इफेक्टिव भी किसका ज्यादा है, बोरोन का ज्यादा है सर। तो देखने में क्या लग रहा है कि सर इलेक्ट्रॉन निकालना तो बोरोन से मुश्किल होगा ना कि बेरिलियम से, लेकिन होता उल्टा है। अगर आयनाइजेशन एनर्जी का कंपैरिजन करें ना इन दोनों में तो किसकी ज्यादा आती है बेटा, बेरिलियम की आती है। अब इसका रीजन क्या है, इसका रीजन है पेनिट्रेशन इफेक्ट। इसका रीजन है बेटा क्या, पेनिट्रेशन इफेक्ट है सर जी। क्या है बेटा, पेनिट्रेशन इफेक्ट है। अब पेनिट्रेशन इफेक्ट क्या कहता है, याद करो मैंने आपको बताया था कि सर अगर मेरे पास n की वैल्यू सेम होगी तो हमारे पास पेनिट्रेशन इफेक्ट का ऑर्डर क्या होता था, s की पेनिट्रेशन ज्यादा, फिर p की, फिर d की और सबसे कम f की। जिसकी पेनिट्रेशन ज्यादा, इसका मतलब क्या है, वो न्यूक्लियस के ज्यादा क्लोज है। जो ज्यादा क्लोज होगा न्यूक्लियस के, उस सबशेल से इलेक्ट्रॉन निकालना भी मुश्किल क्योंकि वहां पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगी। तो एक बात बताओ मेरे बच्चे, यहां पे n की वैल्यू सेम है, ये 2s में से इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, यहां पे 2p1 से। तो पेनिट्रेशन पावर किसकी ज्यादा, आप कहोगे सर इसकी ज्यादा है क्योंकि 2s क्या होगा, ज्यादा नजदीक होगा ना न्यूक्लियस के। 2p तो क्या हो गया बेटा, दूर हो गया। तो हम क्या बोलेंगे, ड्यू टू पेनिट्रेशन इफेक्ट हमारी इस 2s2 से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल होगा और इस 2p1 से आसानी से निकलेगा। ठीक है, तो इसलिए ये ऑर्डर यहां पे चेंज हो जाता है। बात समझ में आई, ठीक है सर, ठीक है। तो मैं यहां पे लिख देता हूं, NS2 की क्या होती है बेटा, आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होती है NP1 से, NP1 से ड्यू टू पेनिट्रेशन इफेक्ट। तो ये पॉइंट्स ना याद रखना, एक जनरल ट्रेंड भी बताऊंगा मैं आपको, फिर वहां पे ये काम आएंगी चीजें। तो पहला पॉइंट तो ये इंपॉर्टेंट निकल के आया, लेकिन यहां पे याद क्या रखना है, एन वैल्यू सेम होनी चाहिए। ये एन वैल्यू क्या होनी चाहिए बेटा, सेम होनी चाहिए, ये तब एप्लीकेबल है ये चीज। तो देखो सेकेंड पीरियड में बात कर रहा हूं तो एन की वैल्यू तो सेम ही आ रही है ना। ठीक है, पहला पॉइंट ये आया, पहली एक्सेप्शन आई। उसके बाद बेटा बोरोन से ज्यादा किसकी होती है, कार्बन की होती है सर। रीजन क्या, वही जो हम पढ़ रहे थे, बोरोन से साइज छोटा है सर इसका, और दूसरी बात क्या है सर, यहाँ पे जेड इफेक्टिव भी ज्यादा है जिसकी वजह से कार्बन की क्या होगी, आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगी बोरोन से। ठीक, उसके बाद कार्बन और नाइट्रोजन में ज्यादा किसकी, आप कहोगे सर नाइट्रोजन की ज्यादा। सेम रीजन, एटॉमिक साइज छोटा है, जेड इफेक्टिव बढ़ रहा है, तो अभी तक तो वही ट्रेंड चल रहा है। ठीक है, कि लेफ्ट राइट जाने पे आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ रही है, तो यहां पे वही लगा हमारे पास। ठीक, लेकिन जैसे ही मैं नाइट्रोजन से ऑक्सीजन का कंपैरिजन करता हूं तो यहां पे खेल फिर पलट जाता है। क्या पलट जाता है सर, पलट ये जाता है मेरे बच्चे कि यहां पे होनी चाहिए थी किसकी, ऑक्सीजन की ज्यादा, क्योंकि ऑक्सीजन का साइज छोटा, जेड इफेक्टिव ज्यादा, लेकिन होती किसकी है, नाइट्रोजन की होती है। और रीजन क्या होता है, रीजन होता है जी हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब यहां पे भैया पेनिट्रेशन इफेक्ट नहीं लग रहा है,
ये भी 2p है, ये भी 2p है, क्या पेनिट्रेशन इफेक्ट लगाओगे? तो यहां पे जो हमने रीजन दिया ना, वो क्या मिला हमें? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का। कैसे सर? भैया देखो, ये हाफ फील्ड है, 2p3 का मतलब क्या है? ये हमारे पास क्या है? हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है सर जी ये। और ये वाली कैसी है? आप कहोगे सर ये तो पार्शियली फील्ड है। ये क्या है? पार्शियली फील्ड है सर। तो भैया एक बात बताओ मुझे, ये मैंने आप लोगों को पिछले लेक्चर में समझाया है कि फुल्ली फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सबसे ज्यादा स्टेबल, फिर हाफ फील्ड, और सबसे कम स्टेबल कौन सी होती है? पार्शियली फील्ड होती है। तो भैया स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कौन सी है? सर हाफ फील्ड वाली है। तो स्टेबल चीज में से इलेक्ट्रॉन निकालना क्या होगा? मुश्किल होगा। क्या होगा? मुश्किल होगा। तो इसीलिए हमने क्या बोला कि नाइट्रोजन की जो क्या है बेटा, हमारी आयनाइजेशन एनर्जी है, वो ऑक्सीजन से ज्यादा है। ठीक है, उसके बाद ऑक्सीजन और किस में कंपैरिजन करें? फ्लोरीन में, तो फ्लोरीन की ज्यादा, और फिर नियोन की ज्यादा। फिर तो रेगुलर ट्रेंड है। तो भैया दो जगह एक्सेप्शन आई। कहां पे? बेरिलियम बोरोन के अंदर, नाइट्रोजन ऑक्सीजन के अंदर। यहां पे खेल क्यों बदला, ये समझ में आया? तो देखो, इसके लिए मैं ये चीज लिख सकता हूं, इसके लिए मैं ये लिख सकता हूं, Np3 की ज्यादा होगी किससे? Np4 से आयनाइजेशन एनर्जी, ड्यू टू स्टेबल हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। आई बात समझ में? बोलो हाँ जी, क्लियर है ये चीज? ठीक है सर, ठीक है। तो भैया यहां पे मेरे पास जो फाइनल ऑर्डर है वो क्या बन के आता है बेटा? यहां पे मैं फाइनल ऑर्डर लिख रहा हूं, एक्चुअल ऑर्डर लिख रहा हूं जब आयनाइजेशन एनर्जी का सेकंड पीरियड के लिए, फाइनल ऑर्डर फॉर सेकंड पीरियड। तो लिथियम की सबसे कम, उसके बाद आता है बोरोन, यहां पे चला जाता है बेरिलियम, यहां पे चला जाता है कार्बन, उसके बाद आता है ऑक्सीजन, यहां पे आता है मेरे पास क्या? नाइट्रोजन, फिर फ्लोरीन, और फिर नियॉन। तो भैया पहला इलेक्ट्रॉन निकालने में सेकंड पीरियड में सबसे ज्यादा दिक्कत किस में आएगी? नियॉन में, क्योंकि बेटा लेफ्ट टू राइट क्या है मेरे पास? यहां पे आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज कर रही है, ये आयनाइजेशन एनर्जी का इंक्रीजिंग ऑर्डर लिखा है मैंने। तो सबसे ज्यादा आयनाइजेशन एनर्जी सेकंड पीरियड में किसकी है? नोबल गैस की। और सबसे कम किसकी है? अल्कली मेटल की है। सबसे कम है जी अल्कली मेटल, अल्कली मेटल की है क्या बेटा? मिनिमम आयनाइजेशन एनर्जी। और कौन से आयनाइजेशन एनर्जी की बात कर रहा हूं बेटा? IE1 की, क्योंकि न्यूट्रल है ना, तो पहला इलेक्ट्रॉन ही तो निकाल रहा हूं। तो पहला इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो एनर्जी देनी पड़ेगी वो IE1। तो नियॉन की क्या है बेटा? यहां पे मैक्सिमम IE1 है जी, सेकंड पीरियड के अंदर बात हो रही है। ठीक है, लेकिन अब बच्चों को डाउट पता है क्या आता है? डाउट ये आता है कि सर जैसे बेरिलियम और बोरोन के अंदर आपने पेनिट्रेशन इफेक्ट लगाया था कि इसकी आपने बोला था 2p1 है, ये 2s2 है, तो यही वाला सेम इफेक्ट मेरे पास बेरिलियम और कार्बन में क्यों नहीं लगा? लगाते इधर भी कि सर यहां पे भी मुझे 2s से निकालना है और यहां पे 2p2 से, तो यहां पे क्या होना चाहिए था? बेरिलियम की ज्यादा होनी चाहिए थी कार्बन से। लेकिन ऐसा नहीं होता है मेरे बच्चे, ये नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि भैया यहां पे ना एक कंडीशन होती है, पेनिट्रेशन इफेक्ट कहां पे लगता है बेटा? हमेशा एडजेसेंट पोजीशन पे लगता है। एडजेसेंट पोजीशन वाले एलिमेंट्स पे लगेगा। तो एडजेसेंट में तो बेरिलियम और बोरोन है ना, बेरिलियम और कार्बन एडजेसेंट वाले कहां पे हैं? इनके बीच में तो क्या आ गया? बोरोन आ गया। ठीक है, तो पेनिट्रेशन इफेक्ट हमेशा एडजेसेंट वाले एलिमेंट के साथ लगता है। क्लियर है बात? तो इसीलिए बेटा हमने सिर्फ यहीं पे लगाई थी एक्सेप्शन। यहां पे क्यों नहीं लगाई? क्योंकि यहां पे तो डोमिनेटिंग क्या है मेरा? जेड इफेक्टिव और एटॉमिक साइज है। आई बात समझ में? चलो सर, अब दूसरा क्वेश्चन क्या आता है कि सर यहां पे भी क्या है? ये 2p3 है, ये 2p5 है। तो आप कहोगे सर ये देखो हाफ फील्ड, ये पार्शियली फील्ड, तो यहां पे इसकी आयनाइजेशन एनर्जी तो इससे भी ज्यादा होनी चाहिए थी। नहीं भैया, ये हाफ फील्ड वाला सिर्फ किससे जीत पाता है? ऑक्सीजन से जीत पाता है। हाफ फील्ड वाला बस इसको डोमिनेट कर पाता है,
लेकिन फ्लोरीन के केस में जेड इफेक्टिव और एटॉमिक साइज इतना छोटा हो जाता है कि उसकी आयनाइजेशन एनर्जी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है और ये स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इससे नहीं जीत पाती है। बात समझ में आई? क्लियर है ये बात? तो भैया यहां से मैं क्या कॉन्क्लूजन ड्रॉ कर सकता हूं? तो कॉन्क्लूजन सर ये निकला, हमारा कॉन्क्लूजन तो ये निकला सर कि जो मैक्सिमम IE1 इन अ पीरियड, किसी भी पीरियड के अंदर बात करो बेटा, सेकंड के अंदर बात करो, थर्ड पीरियड के अंदर बात करो, तो मैक्सिमम आयनाइजेशन एनर्जी 1 किसी भी पीरियड के अंदर किसकी होती है? हमेशा याद रखना जी, नोबल गैस की होती है। किसकी बोला बेटा? नोबल गैस की बोला। और मिनिमम IE1 इन अ पीरियड किसकी होती है मेरे बच्चे? आप कहोगे सर वो होती है अल्कली मेटल की। किसकी होती है बच्चे? अल्कली मेटल्स की होती है सर। ठीक है, तो भैया अब देख लो, यहां पे जो मैंने तुम्हें ट्रेंड लिखवाया था ना, वही तो लिखवाया था, लिथियम, बोरोन, बेरिलियम, कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन, नियोन। बोलो ठीक है। बस हमने किया क्या था, देखो अगर मैं तुम्हें थोड़ा सा समझाऊं ना, तो देखो ऊपर वाले 3 तो यहां रखे थे, और फिर ये देखो यहां पे ये चीज होगी, ये मुड़ गई, सिर्फ ये चीज ध्यान रखनी है आपको। ठीक है, और यहां पे भी देखोगे, यहां पे भी अगर तुम देखोगे तो बेरिलियम पहले 4 के अंदर ये चीज लग रही है मेरे पास। नीचे वालों में तो क्या चल रहा है बेटा? रेगुलर ट्रेंड ही चल रहा है। ठीक है, कहना क्या चाहता हूं कि भैया बेरिलियम की ज्यादा होती है किससे? बोरोन से। इसी तरीके से मैग्नीशियम की भी ज्यादा होगी एल्यूमिनियम से, और कैल्शियम की ज्यादा होगी किससे? गैलियम से। आई बात समझ में? कैल्शियम की ज्यादा होगी गैलियम से। और यहां इन तीनों जगह रीजन क्या लग रहा है हमारे पास? आप कहोगे सर यहां पे तो लगेगा पेनिट्रेशन इफेक्ट, लेकिन देखो लास्ट के एलिमेंट्स में वो पेनिट्रेशन इफेक्ट नहीं लगा। क्यों? क्योंकि सर यहां पे तो रेगुलर ट्रेंड चल रहा है, और रेगुलर ट्रेंड जहां पे चल रहा है तो इसका मतलब क्या है बेटा? वहां पे डोमिनेटिंग फैक्टर क्या है? जेड इफेक्टिव और एटॉमिक साइज है। तो भैया ये पेनिट्रेशन इफेक्ट और ये जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वाली चीज जो मैंने आपको बोली ना, ये सिर्फ 4th पीरियड तक लगती है। तो देखो यहां पे भी देखो, यहां पे भी सिर्फ जो चेंज आया है 4th पीरियड तक ही तो आया है। ये 2nd पीरियड है बेटा, ये 2nd पीरियड है, ये 3rd पीरियड है, ये 4th पीरियड है। तो 4th पीरियड तक ही वो एक्सेप्शन चल रही है मेरे पास। 5th और 6th पीरियड के अंदर तो बेटा नॉर्मल ट्रेंड है मेरा, जो जहां पे है वहीं पे बैठा हुआ है। समझे बात? जो जहां पे है वहीं पे बैठा हुआ है। ठीक है, चलो चलो देखो देखो क्या हो रहा है। तो भैया ये बात समझ में आई? ठीक है, तो भैया ये बात पल्ले गांठ बांध के रखना कि ये जो मैंने एक्सेप्शन बोली है ना, पेनिट्रेशन इफेक्ट, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये सब कहां तक एप्लीकेबल है? सिर्फ 4th पीरियड तक। उसके बाद तो रेगुलर ट्रेंड चल रहा है मेरा 6th के अंदर और 7th पीरियड के अंदर। क्या रेगुलर ट्रेंड सर? कि सर जब मैं लेफ्ट टू राइट जाऊंगा तो हमारे आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज करेगी। ऐसे ही 7th पीरियड में चल रहा है। जो एक्सेप्शन आ रही है ना वो कहां पे आ रही है? 2nd, 3rd और 4th पीरियड के अंदर आ रही है बेटा। क्लियर है? ठीक है, ठीक है, तो ये वाले पॉइंट क्लियर हुए। एक बार और एग्जांपल दे देता हूं 3rd पीरियड का भी लेके। किसका लेके? 3rd पीरियड का भी लेके। तो 3rd पीरियड में क्या आता है सर? हमारे पास आता है जी पोटाशियम। क्या आता है बच्चे? पोटाशियम। ठीक है सर, यहां पे आएगा सर हमारे पास पोटाशियम, यहां पे आ जाएगा हमारे पास मैग्नीशियम, यहां पे आ जाएगा सर हमारे पास एल्यूमिनियम, यहां पे क्या आ जाएगा? सिलिकॉन, यहां पे क्या आ जाएगा? फास्फोरस, यहां पे आ जाएगा सल्फर, यहां पे आ जाएगा क्लोरीन, और यहां पे आ जाएगा आर्गन। ये 3rd पीरियड। अब मैं कहता हूं जी इसका किसका ट्रेंड लिखो? मैंने कहा IE1 का ट्रेंड लिखिए, मतलब आयनाइजेशन एनर्जी 1 का। तो तुमने क्या किया? इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखिए, लिखो जी। इसकी होती है सर 3s1, इसकी होती है सर 3s2, ये होता है सर 3p1, ये होता है सर 3p2, ये होता है सर 3p3, और ये होता है सर 3p4, ये 3p5, और ये होता है 3p6। बोलो ठीक है सर, बढ़िया। अब लिखो सर इसका ट्रेंड, एक्चुअल ट्रेंड ही लिखते हैं डायरेक्ट। तो हमने पढ़ा सर कि इस दोनों में देखोगे तो किसकी ज्यादा रेगुलर ट्रेंड चलेगा? पोटाशियम की कम और मैग्नीशियम की ज्यादा।
लेकिन जैसे ही मैं यहां पे आया तुमने कहा सर अब फिर से पेनिट्रेशन इफेक्ट, क्योंकि फोर्थ पीरियड तक तो लगता है ना, तो पेनिट्रेशन इफेक्ट की वजह से किसकी ज्यादा हो जाएगी, मैग्नीशियम, तो मतलब एल्यूमिनियम पहले आ गया सर। फिर कौन आ रहा है बेटा, मैग्नीशियम आ रहा है हमारे पास। उसके बाद रेगुलर ट्रेंड वही है, सिलिकॉन की होगी। फिर यहां पे जैसे आए तो यहां पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वाली हमारे पास क्या मिल गई, एक्सेप्शन। फिर आएगी सल्फर, फॉस्फोरस, फिर क्लोरीन और फिर आर्गन। तो देख लो मैंने पीछे ये 2 पॉइंट लिखवाए थे ना तुम्हें कि मैक्सिमम आयनाइजेशन एनर्जी किसी भी पीरियड में किसकी होती है, नोबल गैस की, और मिनिमम IE1 की वैल्यू किसकी होती है, अल्कली मेटल की। तो यहां पे भी तो वही ट्रेंड फॉलो हो रहा है, मैक्सिमम आयनाइजेशन एनर्जी किसकी है बेटा, आर्गन की थर्ड पीरियड में, और मिनिमम किसकी है बेटा, पोटेशियम की, अल्कली मेटल की। तो यहां पे देखो एक रेगुलर ट्रेंड बन जाएगा। इसको क्या लिखा 3s1, इसको क्या लिखा 3p1, ये क्या है 3s2, ये क्या है आप कहोगे सर ये है हमारे पास क्या 3p2, ये क्या है 3p4, 3p3, ये क्या है 3p5 और ये क्या है 3p6। अब देखो यहां पे तुम्हें एक ट्रिक बता देता हूं, उसके लिए तुम्हें याद करनी पड़ेगी एक चीज, या तो वो टेबल याद रख लो या फिर जो ये ट्रिक बता रहा हूं वो याद रख लो। क्या ट्रिक है सर, ट्रिक ये है मेरे बच्चे कि देखो इसको मैं ऐसे लिख दूं, ये है सर NS1, ये है सर NP1, ये है सर NS2, ये है सर NP2, और यहां पे क्या रहा है सर NP4, और यहां पे क्या रहा है सर NP3, फिर है NP5 और लास्ट में है NP6। तो भैया ये मेरे पास आयनाइजेशन एनर्जी का ट्रेंड है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के अकॉर्डिंग। अगर N की वैल्यू सेम है तो आपकी आयनाइजेशन एनर्जी का ट्रेंड ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी। ऊपर वाली सी तो मैच करके लिखा मैंने, ठीक है। किसी भी आयनाइजेशन एनर्जी का बोले मैक्सिमम आयनाइजेशन एनर्जी का ट्रेंड यही होगा, चाहे IE1 पूछे चाहे IE2 पूछे, कुछ भी पूछे। बस 1-2 पॉइंट और होते हैं वहां पे जो आपको थोड़े से याद रखने हैं, जो आपकी हेल्प कर देंगे। कैसे हेल्प करेंगे, देखो क्वेश्चन से समझाता हूं, क्वेश्चन से समझाता हूं बेटा। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है मेरे पास, देखो अब उसको ना याद रखना, जो अभी लास्ट पे मैंने ट्रेंड लिखवाया ना वो याद रखना। देखो कैसे होगा उससे जल्दी। मैंने लिखा लिथियम, मैंने यहां पे लिखा क्या बेटा बेरिलियम, यहां लिखा क्या बोरॉन, यहां लिखा कार्बन, यहां लिखा नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, और ये लिखा नियॉन। मैं कहता हूं मुझे इनका क्या लिखना है, IE2 का ट्रेंड लिखना है, आयनाइजेशन एनर्जी सेकंड का ट्रेंड लिखना है। इसका मतलब क्या हुआ कि पहला इलेक्ट्रॉन निकालने में IE1 लगी, जब दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालूंगा तो उस टाइम पे जो आयनाइजेशन एनर्जी लगेगी उसको बोलेंगे IE2। क्या बोलेंगे बेटा, IE2 बोलेंगे। तो पहले क्या करता हूं बेटा, मैं इनकी एक्चुअल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखता हूं। तो इसकी है सर 2s1, ये है सर 2s2, ये है सर क्या 2p, क्या है बेटा ये 2p1, 2p2, ये बाहर वाली लिख रहा हूं उनकी 2p4, 2p5, और ये होता है 2p6। ये क्या है बेटा मेरे पास इनकी एक्चुअल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब एक एक इलेक्ट्रॉन मैं इनमें से निकाल दूं तो मतलब मैंने IE1 इनको दे दी, ठीक है सर। तो IE1 देने के बाद, IE1 देने के बाद यहां पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या बचेगी बेटा 2s1 तो खाली हो गया। तो अब इसके पास सबसे आउटर मोस्ट कौन सा इलेक्ट्रॉन होगा 1s2। क्या होगा बेटा अब 1s2 ही तो बचेगा, क्योंकि 2s में एक था, ये बाहर निकलते ही क्या आ जाएगा इलेक्ट्रॉन अब मेरे पास 1s2 में ही तो बचेगा। यहां पे IE1 मिलते ही क्या बन जाएगी 2s1, यहां पे क्या बनेगा 2p1 से बाहर निकल गया सारा। अब इससे अंदर वाली जो क्या थी सब शेल, अब वो क्या करेगी आउटर मोस्ट का काम करेगी। तो यहां पे क्या हो जाएगा 2s2, ये क्या हो जाएगी सर एक इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद 2p1, ये हो जाएगी 2p2, ये हो जाएगी 2p3, और ये हो जाएगी क्या 2p4, और ये हो जाएगी हमारे पास 2p5। बोलो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन समझ में आई। IE1 दिया, लेकिन ट्रेंड किसका पूछा इसने IE2 का। किसका IE2 का। तो भैया IE2 दे रहा हूं अब मैंने। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, अब देखना हमें क्या है कि भैया कहां से इलेक्ट्रॉन जल्दी से निकलेगा, जब मैं आयनाइजेशन एनर्जी सेकंड दूंगा कहां पे मुश्किल से निकलेगा। अब एक बात बताओ बेटा, यहां से लेके यहां तक तो मेरा किस सेल से निकल रहा है,
किस सेल से निकल रहा है बेटा? आप कहोगे सर सेकंड सेल से इलेक्ट्रॉन निकालना है, क्योंकि n की वैल्यू सेम है ना। लेकिन पहले के अंदर देखो कहां से निकाल रहा हूं बेटा? फर्स्ट सेल से इलेक्ट्रॉन निकाल रहा हूं। तो अब एक बात बताओ, सेकंड सेल ज्यादा नजदीक होगी हमारे न्यूक्लियस के या फर्स्ट सेल होगी? आप कहोगे सर फर्स्ट सेल होगी। तो इसका मतलब ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन सब में से कौन सा इलेक्ट्रॉन फील कर रहा होगा? ये वाला कर रहा होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि सर इसकी आयनाइजेशन एनर्जी तो सबसे ज्यादा होगी, इवन दो इससे भी, क्योंकि यहां पे भी नियोन से भी सेकंड इलेक्ट्रॉन कहां से निकलेगा? सेकंड सेल से निकल रहा है। यहां पे कहां से निकल रहा है बेटा? फर्स्ट सेल से निकल रहा है। तो मतलब जब सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी की बात आई ना, तो सबसे ज्यादा किसकी होगी बेटा? यहां पे लिथियम की होगी। तो लिथियम को मैं यहां लिख देता हूं, देखो लिथियम को मैंने सबसे कोने में लिख दिया, क्योंकि इंक्रीजिंग ऑर्डर लिखूंगा। अब बात कर लेते हैं इनकी कि भैया इनके अंदर ऑर्डर क्या होने वाला है। अब मैंने जो तुम्हें पीछे एक तरीका बताया था ना, तरीका क्या बताया था सर? दोबारा लिख दो यहां पे। ठीक है बच्चे, दोबारा लिख देता हूं, दोबारा लिख देता हूं, इसको हटा दे रहा हूं थोड़ी देर के लिए। हमने क्या लिखा था कि सर NS1 की कम होती है, उससे ज्यादा होती है NP1 वाले की, फिर होती है NS2 की, इससे ज्यादा होती है किसकी सर? NP2 की, इससे ज्यादा होती है NP4 की, और NP4 से ज्यादा होती है NP3 की। एक दो बार लिखोगे ना आज से याद हो जाएगी चीज। फिर आती है सर NP5 और फिर आती है NP6। और मैंने बोला था ये हर एक के लिए ट्रेंड है, IE1 IE2, बस कंडीशन क्या है? n सेम होना चाहिए। जहां पे n चेंज हो जाए फिर ये देख लो कि भैया वो n वाला क्या है, मेरी कम वैल्यू का है ज्यादा वैल्यू। जैसे यहां पे था देखो, ये इनकी n वैल्यू सेम थी, इसकी n वैल्यू अलग थी। तो n वैल्यू अलग होने के बाद हमने क्या कंपैरिजन किया कि ये फर्स्ट सेल से निकल लेंगे, यहाँ पे सेकंड से। तो फर्स्ट सेल से निकालना क्या है? मुश्किल। तो इसलिए मैंने बोला था कि सर हमारे पास क्या रखो? लिथियम को सबसे पीछे रख दो। ये रख दिया जी लिथियम को सबसे ज्यादा, तो इसकी हो गई IE2 की। ठीक है, अब यहां पे जो मेरे पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है ना बेटा, उनको क्या करो? इस ऑर्डर के अंदर अरेंज कर दो, इंक्रीजिंग। तो बताओ जी यहां पे NS1 किसकी है? बेरिलियम की। तो मतलब इसकी IE2 की वैल्यू क्या होगी? सबसे कम हो जाएगी। अब तो बेरिलियम की हो गई जी सबसे कम। NS1 के बाद क्या रहा है? NP1। तो NP1 किसकी है? कार्बन की। तो अब हो गई कार्बन की सर। फिर आ रहा है NH2। NH2 किसकी है बेटा? बोरोन की। तो अब हो जाएगी बोरोन की ज्यादा। फिर क्या आ रहा है बेटा? NP, NH2 के बाद NP2। तो NP2 किसकी है बेटा? अब नाइट्रोजन की है। NP2 के बाद क्या है? NP4। और NP4 किसकी बन गई है बेटा? अभी फ्लोरीन की बन गई है सर। और NP3 किसकी हो गया? ऑक्सीजन। और NP5 किसकी है बेटा? आप कहोगे सर हमारे पास NP5 अब कौन? नियॉन। और उससे ज्यादा कौन है मेरे पास? ये यहां पे लिथियम बैठा ही हुआ है सर। तो ये क्या आ गया बेटा मेरे पास? IE2 का ट्रेंड आ गया है। ठीक है, बस याद क्या रखना है आपको? ये वाली टेक्निक याद रखनी है। ठीक है, उसके बाद क्या देखो, बस जोन सी भी तुमसे वो IE1 IE2 IE3 पूछना है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो। जहां पे शेल चेंज हो जाए शेल के अकॉर्डिंग आंसर बोल दो। ठीक है, जहां पे शेल का नंबर क्या हो? सेम हो, n वैल्यू सेम हो, वहां पे ये वाला ऑर्डर फॉलो करवा दो। ये वाला ऑर्डर फॉलो कब होगा बेटा? जब n वैल्यू क्या हो? n वैल्यू सेम हो। ठीक है, इसकी सबसे ज्यादा क्यों बोल दी थी मैंने? क्योंकि यहां पे फर्स्ट सेल से निकल रहा है, तो ये तो सबसे ज्यादा चला जाएगा, नियॉन से भी ज्यादा। ठीक है, अब आप क्या करना? अब आप होमवर्क में क्या करोगे? आप मुझे पोटाशियम, मैग्नीशियम फिर क्या आता है जी यहां पे? मेरे पास क्या आ जाएगा? एल्यूमिनियम, फिर आ जाएगा सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन और आर्गन। इनको IE2 का इंक्रीजिंग ऑर्डर लिखना। ये क्वेश्चन आपके घर के लिए, आप खुद करोगे जिसको जैसे पीछे किया ना, एकदम वैसे ही करना है। ठीक है, मैं कंक्लूजन लिख देता हूं यहां पे। ठीक है, अब भैया जो ये IE2 का मैंने ट्रेंड लिखा ना यहां पे बेटा, ये वाला जो ट्रेंड लिखा है, इसके बेसिस पे भी हम एक कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं। और वो कंक्लूजन क्या है सर? वो कंक्लूजन ये है, कंक्लूजन वो ये है कि मैक्सिमम IE2 इन अ पीरियड, कि भैया एक पीरियड के अंदर सबसे ज्यादा सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी किसकी होगी?
हमेशा अल्कली मेटल की होगी। देखो फर्क कितना आ गया भैया। IE1 की बात जब हम कर रहे थे तो सबसे कम किसकी थी पीरियड में? अल्कली मेटल की। लेकिन एक इलेक्ट्रॉन जैसे ही निकल गया और आयनाइजेशन एनर्जी सेकंड की बातें होने लगी तो मैक्सिमम किसकी होगी? अल्कली की। क्यों हो गई? क्योंकि सर शेल नंबर चेंज हो जाता है, शेल नंबर चेंज हो जाता है, और दूसरा फुल्ली फिल्ड भी हो जाती है जी वो हमारे पास IE2 के केस में, तो इसलिए उसकी क्या हो जाती है बेटा? सबसे ज्यादा हो जाती है। और जो मिनिमम है, मिनिमम IE2 होती है किसी भी पीरियड में, वो किसकी होगी मेरे बच्चे? वो होगी सर अल्कलाइन, अल्कलाइन अर्थ मेटल की। सबसे कम किसकी होगी बेटा? IE2 किसी भी पीरियड के अंदर किसकी होगी बेटा? अल्कलाइन अर्थ मेटल की। तो देख सकते हो ना सबसे कम बेरिलियम की है, ये अल्कलाइन अर्थ मेटल ही तो है IE2 में, और सबसे ज्यादा किसकी है? इसकी है। लेकिन जब IE1 की बात कर रहा है तो क्या होगी? अब IE3 के लिए फिर हमें करके देखना पड़ेगा, लेकिन आपसे मैक्सिमम IE2 तक पूछता है वो पीरियड के अंदर। अगर इससे ज्यादा जाएगा तो भैया ट्रेंड यही चलेगा, ट्रेंड तब भी यही चलेगा, ठीक है। लेकिन कंडीशन क्या? N सेम होना चाहिए। जहां पे N वैल्यू डिफरेंट हो जाए वहां पे N के बेसिस पे बोल दो, N के बेसिस पे कि भैया इसकी N वैल्यू कम है तो यहां से निकालने में ज्यादा एनर्जी लगेगी। क्यों? क्योंकि ये मेरा न्यूक्लियस के ज्यादा नजदीक हो गया है। समझे बात? क्लियर है? तो अलोंग द पीरियड क्या ट्रेंड चलेगा मेरे पास? ये वाला फॉलो होता है बच्चे। आई होप ये चीज आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी आयनाइजेशन एनर्जी के अंदर। बोलो ठीक है ना भैया? ठीक, तो चलो आगे बढ़ते हैं। कुछ एक क्वेश्चन और करके देखते हैं इस पे, ठीक है। कुछ एक अच्छे क्वेश्चन करके देखते हैं। अब अगर मान लो मैंने तुम्हें ये कहा मेरे पास है क्या? K, ठीक है, और मेरे पास है कॉपर, एक है K+ और एक है मेरे पास Cu+। मैंने कहा जी इनको अरेंज करो, अरेंज द फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी। अरेंज करो जी ने इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी। ऐसा क्वेश्चन है बेटा जेई मेंस के अंदर एक बार आ चुका है, जेई मेंस के अंदर ऐसा क्वेश्चन तुम्हारा आ चुका है, इसलिए इसको मैं डिस्कस कर रहा हूं, ठीक है। तो भैया तुमने क्या देखा कि सर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो बेटा सबके पहले। देखो मैं तुम्हें बताता हूं, पोटाशियम की अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखूंगा आउटर मोस्ट वाली तो क्या होगी बेटा? कौन से पीरियड से बिलोंग करता है बेटा? ये फोर्थ पीरियड से बिलोंग करता है। देखो अगर नहीं समझ में आ रहा तो मैं दिखा देता हूं तुम्हें। ये देखो फोर्थ पीरियड से ही तो बिलोंग कर रहा है जी मेरे पास क्या? पोटाशियम और कॉपर, ठीक है, फोर्थ पीरियड से बिलोंग कर रहा है। तो सर फोर्थ पीरियड से बिलोंग कर रहा है तो ये तो अल्कली मेटल है, तो इसके अंदर तो क्या होंगे? 4s1। कॉपर की क्या होती है सर? आप कहोगे सर इसकी होती है 4s2, और सॉरी 4s1 इसकी भी होती है। तो मैं इसको ऐसे लिख दूं, देखो इसको ऐसे लिख देता हूं। ये क्या होगा मेरे पास बेटा? 4s1 है ना, तो ये होगा 3p6 4s1। ये क्या होगा सर? 3d10, ये होगा 4s1, ठीक है। अगर मैंने यहां से एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दिया तो K+ बनेगा। तो बताओ जी K+ की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी? ये वाला इलेक्ट्रॉन तो चला गया, तो अब क्या बचा यहां पे? आप कहोगे सर अब ये बचा 3p6, ठीक है। यहां से एक इलेक्ट्रॉन अगर निकल गया तो यहां पे मेरे पास क्या बनेगा? आप कहोगे सर Cu+, और यहां पे क्या होगी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? 3d10। तो देखो जी सबकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको पता चल गई। तो अब क्या करो? इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो। K का आउटर मोस्ट क्या है बेटा? 4s1 है, इसका भी क्या है? 4s1 है, इसका क्या है? 3p6 है सर, इसका क्या है? 3d10 है सर। अब इनको आयनाइजेशन एनर्जी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखना है, तो आपको साफ साफ पता चल रहा है कि सर यहां पे तो मुझे निकालना है किससे? थर्ड सेल से इलेक्ट्रॉन, यहां पे निकालना है फोर्थ सेल से। तो बताओ जी थर्ड सेल ज्यादा नजदीक होगी हमारे न्यूक्लियस के या फोर्थ सेल होगी बच्चे? आप कहोगी सर थर्ड सेल होगी। तो इसका मतलब इन दोनों से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल होगा इन दोनों के कंपैरिजन में। ये दोनों मुश्किल से इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, ये दोनों आसानी से निकाल देंगे इनके कंपैरिजन में।
भैया वैसे भी अगर तुम देखो इन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया ना, पॉजिटिव चार्ज आने का मतलब क्या है, जेड इफेक्टिव बढ़ गया। जेड इफेक्टिव बढ़ने का मतलब क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ गई। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ने का मतलब क्या है, इनकी आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ गई, या ऐसे सोच लो, ठीक है, कैसे भी सोच लो जी, लॉजिकली सोचो बस, ठीक है, कॉन्सेप्ट लगा के। तो भैया इतना लिख सकता हूं मैं कि भाई पोटाशियम और कॉपर से ज्यादा होगी किसकी, के प्लस और Cu प्लस की आयनाइजेशन एनर्जी। अभी पूरा ट्रेंड नहीं लिखा है हमने, पूरा ट्रेंड नहीं लिखा है अभी, तो बस हम क्या करें, स्टेप वाइज आपको समझा रहा हूं। तो भैया ये बात आपको क्लियर हुई, ऐसा क्यों लिखा मैंने, हाँ जी सर, क्योंकि यहां थर्ड सेल से निकलना है, यहां पे फोर्थ सेल से निकलना है हमारे पास, ठीक है, बढ़िया बात है। अब बात करते हैं एक एक करके पोटाशियम और कॉपर में से, पोटाशियम और कॉपर में से, तो आगे कर देता हूं। भैया अब एक बात बताओ, मैंने कहा जी पोटाशियम में से निकलना है 4s1 से, कॉपर में से भी कहां से निकलना है बेटा इलेक्ट्रॉन, 4s1। तो भैया ना तो यहां पेनिट्रेशन इफेक्ट लग रहा है, ना ही शेल मेरी अलग अलग है कि सर यहां पे फोर्थ सेल से निकाल रहा हूं तो यहां पे फोर्थ सेल से निकाल रहा हूं, तो दोनों का डिस्टेंस भी सेम होगा जी। लेकिन फर्क किसका होगा कि सर पोटाशियम जो है मेरे पास, इसका एटॉमिक नंबर क्या है, कम है, कॉपर का एटॉमिक नंबर ज्यादा है, जानते हो ना, ठीक है भैया, इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है 19, इसका कितना होता है 29। और आपको पता है मेरे बच्चे कि जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो जेड इफेक्टिव बढ़ता है। तो पीरियोडिक टेबल देखो, इसलिए कहता हूं पीरियोडिक टेबल लेके बैठा करो। ये आ रहा लेफ्ट साइड, कॉपर है मेरा राइट साइड, तो लेफ्ट टू राइट जाने पे जेड इफेक्टिव क्या होगा, बढ़ेगा। तो इसका मतलब कॉपर का जेड इफेक्टिव ज्यादा है किससे, पोटाशियम से, जिसका जेड इफेक्टिव ज्यादा, वहां से इलेक्ट्रॉन को निकालना भी क्या होगा बेटा, मुश्किल होगा या नहीं होगा। तो मैं क्या बोल सकता हूं कि सर ड्यू टू जेड इफेक्टिव, ड्यू टू जेड इफेक्टिव हमारे पास आयनाइजेशन एनर्जी का इन दोनों में ट्रेंड ये रहेगा। और रीजन क्या है, ड्यू टू जेड इफेक्टिव, और कॉपर का जेड इफेक्टिव ज्यादा है, तो इस वजह से वहां से इलेक्ट्रॉन निकालना भी क्या रहेगा, मुश्किल रहेगा हमारे पास, ठीक है सर। अब बात करते हैं किसकी बेटा, के प्लस और Cu प्लस की। अब यहां पे क्या लिखो, इसकी तो है सर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3p6, इसकी है 3d10, यही तो है। तो अब मुझे यहां पे इलेक्ट्रॉन निकालना है सर 3p6 से, यहां पे इलेक्ट्रॉन निकालना है 3d10 से। तो बताइए मेरे बच्चे कि भैया यहां पे मेरे पास कहां पे ज्यादा जोर लगेगा इलेक्ट्रॉन को निकालने में, सोचो। अब बच्चों के दिमाग में क्या आ रहा होगा, आप लोगों के दिमाग में यह आ रहा होगा कि सर पेनिट्रेशन इफेक्ट लगा दो, पेनिट्रेशन इफेक्ट लगाओ सर, ये देखो पेनिट्रेशन इफेक्ट लगेगा सर। पी का देखो एन वैल्यू सेम है, पी की पेनिट्रेशन पावर ज्यादा, तो मतलब ये क्या होगी, न्यूक्लियस के ज्यादा नजदीक होगी, और ये क्या होगी बेटा, न्यूक्लियस से दूर होगी सर। डी वाला तो न्यूक्लियस से दूर होगा ना, तो सर यहां पे पेनिट्रेशन इफेक्ट लग जाएगा। लेकिन मेरे बच्चे मैंने तुम्हें एक बात बोली थी, याद करो मेरे गुलगुलो, मैंने तुम्हें क्या बताया था कि भैया पेनिट्रेशन इफेक्ट हमेशा एडजेसेंट किस पे लगता है, एलिमेंट के साथ देखा जाता है। ये एडजेसेंट एटम थोड़ी ना है, एडजेसेंट एलिमेंट थोड़ी ना है। पोटाशियम कहां आता है, कॉपर कहां पे आता है जी, बीच में पता नहीं कितने एलिमेंट आ जाते हैं। तो यहां पे पेनिट्रेशन इफेक्ट के बेसिस पे मत बोल देना, यहां पे पेनिट्रेशन इफेक्ट नहीं लगेगा बच्चे हमारे पास, समझे बात, ठीक है। तो ये पेनिट्रेशन इफेक्ट तो नहीं लगा यहां पे बेटा। देखो ऑर्डर तो ये है, के प्लस की ज्यादा है। अब रीजन क्या है, वो रीजन समझ लो और याद कर लो क्या है। सर जो के प्लस है ना, यहां पे क्या होते हैं 3p6, 3p6 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो ये क्या होगी मेरे पास, मैं बोलूंगा सर ये तो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन हो गई है। क्या हो गया बच्चे, इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन। और जो ये Cu प्लस होती है ये किस में है बेटा, 3d10 में है। क्या है बेटा, ये 3d10 में है। और इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, सूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन। इसका डिस्कशन करेंगे बेटा हम, मैं फिर बोल रहा हूं केमिकल बॉन्डिंग में मैं तुम्हें बताऊंगा ये चीज कि भैया हमारे पास सूडो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, ठीक है। तो याद रखना
इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन हमेशा ज्यादा स्टेबल होती है किससे? सूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन से। ठीक है, तो ये ज्यादा स्टेबल है, तो जो चीज ज्यादा स्टेबल है वहां से इलेक्ट्रॉन निकालना क्या मुश्किल होगा, तो इसलिए K प्लस की क्या होगी बेटा? ज्यादा होगी हमारे पास आयनाइजेशन एनर्जी किसके कंपैरिजन में? Cu प्लस के कंपैरिजन में। अब इन दोनों को क्या करो? कंबाइन कर दो और एक फाइनल ऑर्डर लिख दो। तो फाइनल ऑर्डर क्या होगा हमारे पास? आप कहोगे सर देखो K प्लस और Cu प्लस की तो इन दोनों से ज्यादा है, नो डाउट ज्यादा है, तो भैया पहले लिखा K प्लस, उससे कम है Cu प्लस की, और उससे कम किसकी है बेटा? पोटाशियम की, और सबसे कम किसकी है बेटा? कॉपर की। तो ये है जी आपका फाइनल ऑर्डर। बोलो क्लियर है बात? समझ में आई ना कैसे हमने इस ऑर्डर को डिसाइड कर दिया? चलो अब एक क्वेश्चन आपके घर के लिए जो आप लोग करोगे। ठीक है, आपको क्या करना है? कॉपर, जिंक, Cu प्लस और जिंक प्लस, इनका आयनाइजेशन एनर्जी का ट्रेंड लिखना है। ठीक है, क्या करना बेटा? इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी, ये आपको लिखना है जी इनका। ये होमवर्क कर लोगे? ठीक है, जैसे पीछे वाला किया ना, इसको भी ट्राई करना। आई बात समझ में? हाँ जी, क्लियर है ये चीज? हाँ जी सर क्लियर है। चलो जी चलो, अब बात करते हैं बेटा क्या? आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज की, कि आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज के अंदर अगर हमें क्या निकालना हो? आयनाइजेशन एनर्जी निकालनी हो तो कैसे निकालेंगे? ठीक है, ये लास्ट है, ये लास्ट है, फिर इसकी थोड़ी बहुत क्वेश्चन प्रैक्टिस करके हम नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ेंगे। तो भैया क्या कर रहे हैं बेटा? अब ट्रेंड पढ़ रहे हैं, ट्रेंड्स इन आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। तो बड़ा आसान है जी, बहुत ही आसान है ये चीज देखना। तो जैसे एग्जांपल से ही समझाता हूं। मैंने क्या लिखा? Na प्लस और Mg+2 दोनों ही आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। 10 इलेक्ट्रॉन यहां है सर, 10 इलेक्ट्रॉन यहां पे है हमारे पास। बोलो 10 इलेक्ट्रॉन यहां है, 10 इलेक्ट्रॉन यहां है। यहां पे नंबर ऑफ प्रोटॉन बोलो बेटा कितने होंगे? यहां पे कितने होंगे? 11। यहां पे कितने होंगे सर? 12 प्रोटॉन होंगे। तो भैया जो आयनाइजेशन एनर्जी होती है ना किसकी? आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज की, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है पॉजिटिव चार्ज के। मतलब जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज में, जिस भी स्पीसीज पे, उसकी आयनाइजेशन एनर्जी उतनी ज्यादा। क्यों भाई? क्योंकि भैया आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे 10 इलेक्ट्रॉनों को कौन खींच रहा है? 11 प्रोटॉन। और यहाँ पे 10 इलेक्ट्रॉन कौन खींच रहा है? 12 प्रोटॉन। तो ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहां फील होगी सर? इस केस में फील होगी इलेक्ट्रॉनों को। तो जहां पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा, तो वहां से इलेक्ट्रॉन निकालने में भी तो मशक्कत उतनी ही ज्यादा करनी पड़ेगी हमें। बोलो उतनी ज्यादा करनी पड़ेगी? हाँ जी सर। तो यहां पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है, तो हम क्या बोलेंगे? यहां पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा, तो इसकी आयनाइजेशन एनर्जी भी तो ज्यादा होगी। तो यहां से मैं क्या कंक्लूड कर सकता हूं? फॉर आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज आयनाइजेशन एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पॉजिटिव चार्ज। अगर तुम्हें दिख जाए कि हमारे पास आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज है और उस पर पॉजिटिव चार्ज दे रखा है, तो जहां पे पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होगा वहां पे आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगी। ठीक है सर, ये तो एक केस हुआ। अब आगे देखते हैं, जब मेरे पास क्या हो? नेगेटिव चार्ज हो, जैसे मान लो O-2 और ये F-, तो भैया इसके अंदर भी 10 इलेक्ट्रॉन, इसके अंदर भी 10 इलेक्ट्रॉन। यहां पे प्रोटॉन कितने? आप कहोगे सर 8 प्रोटॉन। यहां पे प्रोटॉन कितने? 9 प्रोटॉन। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहां ज्यादा? अब तो ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं सर, यहां पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगी। अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यहां ज्यादा है तो इसका मतलब F- से इलेक्ट्रॉन निकालना क्या होगा बेटा? मुश्किल होगा सर। ठीक है, तो भैया यहां पे आयनाइजेशन एनर्जी किसकी ज्यादा? F- की। तो हम यहां से क्या कंक्लूड कर सकते हैं? फोर आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज आयनाइजेशन एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव चार्ज। मतलब जहां पे नेगेटिव चार्ज कम होगा
आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज के अंदर, वहां पे आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगी। अब इन दोनों पॉइंट्स को कंबाइन करके चलते हैं। जैसे मान लो मैंने क्या लिया, Al+3 लिया, Mg+2 लिया, C-4 लिया, और क्या लिया बेटा, मान लो जी हमने क्या ले लिया, C4- ले लिया, F- लिया। ठीक है, मैं कहता हूं जी इन चारों को क्या रखो, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी में रखो। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी। तो तुमने देखा कि सर जो आपने हमें ये स्पीसीज दी है ना, ये तो हमारी क्या है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, हर जगह 10 इलेक्ट्रॉन, यहां 10 इलेक्ट्रॉन, यहां 10 इलेक्ट्रॉन, यहां 10 इलेक्ट्रॉन, और यहां 10 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और हमने बोला क्या है बेटा अभी तक, कि जो आयनाइजेशन एनर्जी होती है आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज के केस में, वो क्या होते हैं बेटा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल पॉजिटिव चार्ज के एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव चार्ज के। तो मतलब क्या हुआ है, जहां पे पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होगा आइसो इलेक्ट्रॉनिक में, उसकी आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा, क्योंकि वहां पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगी। जहां पे नेगेटिव चार्ज ज्यादा होगा वहां पे आयनाइजेशन एनर्जी कम होगी। क्यों? क्योंकि नेगेटिव चार्ज ज्यादा होने का मतलब क्या बेटा, वहां पे रिपल्सिव फोर्सेस आ रही हैं, इलेक्ट्रॉन ज्यादा डाल दिया ना मैंने, इसलिए नेगेटिव चार्ज आया, और उन इलेक्ट्रॉनों के बीच में रिपल्शन हो रही है। तो वो रिपल्शन क्या कर रही होगी, इलेक्ट्रॉनों को धक्का दे रही होगी बाहर निकलने के लिए। ठीक है, तो आसानी से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, आसानी से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, तो इसका मतलब क्या हुआ बच्चे, कि आयनाइजेशन एनर्जी कम। तो यहां पे ऑर्डर क्या हो जाएगा बेटा, कि C-4 की सबसे कम, फिर F- की, उससे ज्यादा Mg+2 की, और सबसे ज्यादा किसकी होगी बेटा, Al+3 की। ये हमारा क्या है बेटा, सॉल्यूशन है। आई होप ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी। बोलो, हाँ जी, क्लियर है ना, कि आइसो इलेक्ट्रॉनिक में कैसे निकालना है हमें। ठीक है सर, ठीक है। और क्वेश्चन देखो, अगर मैं तुम्हें ये कहता हूं मेरे पास एक F एक है, F- एक है, F+, इन तीनों को अरेंज करो इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी। तो भैया सिंपल सा केस, अगर तुम्हें लगे एक ही एलिमेंट की अलग अलग स्पीसीज है, मतलब फ्लोरीन के ऊपर एक बार पॉजिटिव लगा दे, एक बार नेगेटिव, सेम एलिमेंट से क्या बना रहा हूं बेटा, नेगेटिव और पॉजिटिव पार्ट बना रहा हूं, तो भैया यहां पे साइज का ऑर्डर क्या होता है, साइज का ऑर्डर मैंने तुम्हें बताया था, याद करो जब हमने एटॉमिक रेडियस की बातें की थी। तो साइज का ऑर्डर क्या होता है बेटा, पेरेंट एटम का साइज जो होता है वो क्या होता है बेटा, मेरा बड़ा होता है किससे, कैटायन से, और छोटा होता है किससे, एनायन से। तो साइज इस तरफ बढ़ रहा है, तो साइज और आयनाइजेशन एनर्जी में क्या रिलेशन होता है, तो सर हमें पता है जो एटॉमिक साइज है ना, जो हमारा एटॉमिक साइज होता है, या फिर बोलूं सीधा सीधा साइज की बात कर लेता हूं, क्योंकि यहां पे आयन भी है और एटम भी है, तो एटॉमिक साइज लिखना थोड़ा सही नहीं है, तो मैं क्या बोलता हूं, जो हमारा साइज होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है आयनाइजेशन एनर्जी के। तो भैया जिसका साइज सबसे बड़ा उसकी आयनाइजेशन एनर्जी सबसे कम। तो ये एटॉमिक साइज का ट्रेंड है, तो इस बेसिस पे आयनाइजेशन एनर्जी का ट्रेंड क्या हो जाएगा, इसका उल्टा नहीं हो जाएगा, कि F- की सबसे कम होगी आयनाइजेशन एनर्जी, इससे ज्यादा किसकी होगी, F की, और सबसे ज्यादा किसकी होगी, F+ की। तो दिस इज आवर करेक्ट आंसर। बोलो, क्लियर है ये बात? ठीक है, तो भैया हमने क्या किया है, अभी तक सारे ट्रेंड्स पढ़ लिए हैं, कि एस ब्लॉक में क्या ट्रेंड चलता है, पी ब्लॉक में ट्रेंड क्या चलता है, डी ब्लॉक के मैं आपसे डिस्कस कर चुका था पिछली क्लास के अंदर। ठीक है, और हमने एफ ब्लॉक का देख लिया। तो ट्रेंड्स और एक्सेप्शन सारी मैंने आप लोगों को बता दी है, ट्रेंड्स और एक्सेप्शन मैंने आप लोगों को सारी की सारी बता दी है, डिस्कस हो गई हैं। अब जो हमारा पार्ट बचा है आयनाइजेशन एनर्जी के अंदर, वो बचा है क्या, इसकी एप्लीकेशन, कि व्हाट आर द एप्लीकेशन ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी। आयनाइजेशन एनर्जी की क्या क्या एप्लीकेशन होंगी, एप्लीकेशन ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी, ये चीज हमें पढ़नी है बच्चे। ठीक है, हमें क्या पढ़नी है, यही चीजें पढ़नी है। तो देखो इसकी पहली एप्लीकेशन क्या होती है बेटा, आयनाइजेशन एनर्जी की हेल्प से मैं मेटालिक कैरेक्टर
और नॉन मेटालिक कैरेक्टर की बातें कर सकता हूं। मेटालिक कैरेक्टर और नॉन मेटालिक कैरेक्टर की क्या, मेटालिक कैरेक्टर को देख लेते हैं पहले। बेटा मेटालिक कैरेक्टर क्या होता है, जो मेटल की तरह बिहेव करे। अब बताओ मेटल किसे बोलते हैं, जो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दे, इलेक्ट्रॉन जो दे वो होती है मेटल। और उनके अंदर कौन सा कैरेक्टर होता है बेटा, मेटालिक। जो जितना आसानी से मेटल क्या करेगी, इलेक्ट्रॉन दे देगी, उसके अंदर मेटालिक कैरेक्टर उतना ही ज्यादा होगा। तो आयनाइजेशन एनर्जी और मेटालिक कैरेक्टर को कैसे कोरिलेट करोगे कि भैया जिस एलिमेंट की आयनाइजेशन एनर्जी कम होगी ना, तो इसका मतलब क्या है बेटा, वहां से इलेक्ट्रॉन आसानी से निकलेगा। आयनाइजेशन एनर्जी कम होने का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन आसानी से निकलेगा। इलेक्ट्रॉन आसानी से निकलेगा, इसका मतलब क्या है, उसका डोनेशन आसानी से हो सकता है। डोनेशन आसानी से कौन करता है, मेटल करती है सर। और जितना आसानी से डोनेट करेंगी, उसके अंदर मेटालिक कैरेक्टर क्या होगा, उतना ही ज्यादा होगा। तो मैं सीधा सीधा बोल सकता हूं कि सर आयनाइजेशन एनर्जी जो होती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है किसके बेटा, मेटालिक कैरेक्टर के। किसके बेटा, मेटालिक कैरेक्टर। आयनाइजेशन एनर्जी कम होगी, मेटालिक कैरेक्टर बढ़ेगा। तो आपको अब ये बात पता है। अगर मैं जनरल ट्रेंड की बात करूं तो इन जनरल लेफ्ट टू राइट, इसको ऐसे लिख देता हूं, लेफ्ट टू राइट और टॉप टू बॉटम। तो बताइए मेरे बच्चे कि लेफ्ट टू राइट आमतौर पे, लेफ्ट टू राइट जाने पे आमतौर पे आयनाइजेशन एनर्जी क्या करती है, इंक्रीज करती है। एक्सेप्शंस हैं, लेकिन बढ़ तो रही थी ना मेरे पास लेफ्ट टू राइट जाने पे। अलोंग द पीरियड जाने पे आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ती है। अगर आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ेगी तो मेटालिक कैरेक्टर क्या करेगा बेटा, डिक्रीज। तो आप कहोगे सर लेफ्ट टू राइट जाने पे तो मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीज करेगा। तो करता भी है जी। याद कीजिए मैंने आपको बताया था कि भैया पीरियोडिक टेबल के लेफ्ट साइड मेटल हैं और राइट साइड क्या है, नॉन मेटल हैं। तो पी ब्लॉक कहां आता है, राइट साइड तो आता है, और वहां पे नॉन मेटल ही तो है। सारी नॉन मेटल कहां पे हैं, लेफ्ट साइड है और राइट साइड है हमारे पास। तो देखो ट्रेंड भी सही तो आ रहा है। आयनाइजेशन एनर्जी इस तरफ क्या हो रही है, बढ़ रही है, तो मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीज कर रहा है। टॉप टू बॉटम आने पे बताइए आयनाइजेशन एनर्जी क्या करती है बेटा, सर डिक्रीज करती है। क्या करती है बेटा, डिक्रीज करती है। मैंने आपके साथ डिस्कस किया था, सारा डिस्कस किया था ना। कुछ एक एक्सेप्शन थी वो मैंने आपको बताई थी, लेकिन आमतौर पे हम क्या बोलते हैं कि डिक्रीज करती है। अगर आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज करेगी, मेटालिक कैरेक्टर क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। तो आप कहोगे सर टॉप टू बॉटम में तो मेटालिक कैरेक्टर हमारा इंक्रीज कर जाएगा। और सही भी बात है जी। टॉप टू बॉटम आने पे मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज भी करता है, मेटल देने की टेंडेंसी बढ़ती है, और सॉरी इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी बढ़ती है जब मैं टॉप टू बॉटम आता हूं। क्यों, क्योंकि मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज करता है, और वो किसकी वजह से, आयनाइजेशन एनर्जी की वजह से। तो मैं यहां पे अब क्या डिसाइड कर सकता हूं आयनाइजेशन एनर्जी की हेल्प से, कौन अच्छी मेटल है, कौन कम अच्छी मेटल है। अच्छी मेटल का मतलब क्या, जो इलेक्ट्रॉन आसानी से दे दे। और कौन देगी बेटा, जिसकी आयनाइजेशन एनर्जी कम होगी। पहला पॉइंट क्लियर हुआ। अब बेटा नॉन मेटालिक कैरेक्टर इसका उल्टा होता है। मेटल क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन देने वाली। नॉन मेटल्स क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन लेने वाली। तो मैं ये बोल सकता हूं जो इलेक्ट्रॉन देगा, जिसकी टेंडेंसी देने की है, वो लेगा नहीं जी, वो लेगा नहीं। जो सिर्फ लेना जानता है वो देगा नहीं। तो बेटा मेटालिक कैरेक्टर और नॉन मेटालिक कैरेक्टर एकदम अपोजिट टेंडेंसी हैं। इसका मतलब क्या है कि अगर लेफ्ट टू राइट जाने पे मेटालिक कैरेक्टर बढ़ रहा है तो घट रहा है तो नॉन मेटालिक कैरेक्टर क्या होगा, बढ़ेगा सर। अगर टॉप टू बॉटम आने पे मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज कर रहा है सर, तो नॉन मेटालिक कैरेक्टर क्या करेगा सर, डिक्रीज करेगा। ठीक है, वो अपोजिट टेंडेंसी है। तो मैं सिंपली यहां पे क्या लिख देता हूं बेटा, मेटालिक कैरेक्टर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नॉन मेटालिक कैरेक्टर। तो अब इसको अलग से तो डिस्कस करने की मेरे ख्याल से जरूरत नहीं होनी चाहिए नॉन मेटालिक कैरेक्टर को। तो क्या बोल सकते हैं, जिसकी आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा उसका नॉन मेटालिक कैरेक्टर ज्यादा होगा। समझ रहे हो बात, उसका नॉन मेटालिक कैरेक्टर क्या होगा, ज्यादा होगा। क्लियर, आगे चले। तो ये हुई पहली एप्लीकेशन। दूसरी एप्लीकेशन हम बोलते हैं बेटा क्या,
रिड्यूसिंग कैरेक्टर या रिड्यूसिंग नेचर या ऑक्सीडाइजिंग नेचर। ठीक है, किसकी बात कर रहे हैं बेटा? रिड्यूसिंग नेचर एंड ऑक्सीडाइजिंग नेचर। बेटा रिड्यूसिंग नेचर और ऑक्सीडाइजिंग नेचर का मतलब क्या है? जो दूसरे का रिडक्शन कर दें। अब इतना तो आप छोटी क्लासों में पढ़कर आए हैं। क्या पढ़कर आए हैं सर? कि रिडक्शन कौन करता है बेटा? जो मेटल्स होते हैं। क्यों? क्योंकि वो दूसरे का इलेक्ट्रॉन देते हैं। रिडक्शन को कैसे डिफाइन करते हैं बेटा? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीडेशन को कैसे डिफाइन करते हैं? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन आ रहा है तो मेरा रिडक्शन है, मुझसे इलेक्ट्रॉन निकल के जाएगा तो ऑक्सीडेशन है। रिडक्शन ऑक्सीडेशन, रिडक्शन ऑक्सीडेशन, याद रखो ये चीज, बचपन में पढ़ी होगी आप लोगों ने। तो भैया रिड्यूसिंग नेचर किसके लिए डिफाइन होती है बेटा? रिड्यूसिंग एजेंट्स के लिए। लिख देता हूं, देखो ये डिफाइन होती है किसके लिए बेटा? रिड्यूसिंग एजेंट के लिए। और रिड्यूसिंग एजेंट का काम क्या है? आप कहोगे सर इलेक्ट्रॉन डोनेट करना काम होता है इसका। ऑक्सीडाइजिंग नेचर किसके पास होती है? आप कहोगे सर ये होती है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के पास। और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट करते क्या है सर? आप कहोगे ये तो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हैं। भैया एक डेफिनेशन बोली है। कभी कोई कहे कि सर ऑक्सीजन को देना भी तो ऑक्सीडेशन होता है। हाँ जी, मैं तो इलेक्ट्रॉन्स की टर्म में डिफाइन कर रहा हूं, क्योंकि यहां पे हम जो रिलेशन निकालेंगे इलेक्ट्रॉन्स की टर्म्स में निकालेंगे। अब मुझे यह बताइए इलेक्ट्रॉन कौन आसानी से देगा बेटा? जिसकी आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगी या जिसकी आयनाइजेशन एनर्जी कम होगी। कहां से इलेक्ट्रॉन आसानी से निकलेगा? तो आप कहोगे सर जहां पे आयनाइजेशन एनर्जी कम होगी ना, वहां से इलेक्ट्रॉन आसानी से निकल जाएगा। और जहां से इलेक्ट्रॉन आसानी से निकल गया तो इसका मतलब क्या है? वो इलेक्ट्रॉन डोनेट आसानी से करेगा। वो क्या होगा? रिड्यूसिंग एजेंट अच्छा होगा। रिड्यूसिंग एजेंट अच्छा होने का मतलब क्या है? उसकी रिड्यूसिंग नेचर बहुत ज्यादा होगी। तो मैं यहां से क्या बोल सकता हूं? मैं यहां से यह कह सकता हूं कि सर हमारे पास यहां से यह कॉन्क्लूजन आ गया है कि जो आयनाइजेशन एनर्जी है ना, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके? रिड्यूसिंग कैरेक्टर के। किसके मेरे बच्चे? रिड्यूसिंग कैरेक्टर के। बोलो आयनाइजेशन एनर्जी जितनी ज्यादा होगी इलेक्ट्रॉन देना उतना मुश्किल होगा। जितना मुश्किल इलेक्ट्रॉन देना होगा रिड्यूसिंग नेचर उतनी कम हो जाएगी, क्योंकि रिड्यूसिंग नेचर का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन डोनेट करना। ठीक है, तो भैया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इसका एकदम उल्टा है ना, तो यहां पे क्या बोलेंगे? इसका उल्टा बोल देंगे। क्या? कि सर यहां पे क्या हो जाएगा? आयनाइजेशन एनर्जी जितनी ज्यादा है ना बेटा, ऑक्सीडाइजिंग नेचर भी क्या होगी? उतनी ही ज्यादा होगी। ऑक्सीडाइजिंग नेचर भी उतनी ही ज्यादा होगी। क्यों? आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होने का मतलब क्या है? वो इलेक्ट्रॉन नहीं लेगा, मतलब इलेक्ट्रॉन नहीं देगा। उसकी टेंडेंसी क्या है? फिर लेने की होगी। अब ये मत कहना कि सर नोबल गैस की तो क्या होती है? हमेशा सबसे ज्यादा होती है आयनाइजेशन एनर्जी, तो वो तो ऑक्सीडाइजिंग नेचर के नहीं होते। नहीं होते जी, क्योंकि वो तो फुल्ली फिल्ड बैठे हैं। हम बात किसकी कर रहे हैं? नोबल गैस को छोड़ के। नोबल गैस को छोड़ के बाकी सब इसको फॉलो करेंगे, एक्सेप्ट फॉर नोबल गैस। लिख देता हूं, एक्सेप्ट फॉर नोबल गैस। बोलो समझ में आई बात? क्लियर है ये चीज? हाँ जी सर क्लियर है। तो भैया क्या मैं ये बोल सकता हूं, अगर मैंने मान लो ये लिखा लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबीडियम एंड सीजियम, तो बताओ जी टॉप टू बॉटम आयनाइजेशन एनर्जी क्या करेगी? सर डिक्रीज करेगी। तो तीनों ही लिख लेते हैं। मेटेलिक कैरेक्टर क्या करेगा? तो आप कहोगे सर मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज करेगा। अगर मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज कर रहा है, आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज करते हुए, तो इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी बढ़ेगी। तो मतलब लिथियम से ज्यादा इलेक्ट्रॉन कौन देगा आसानी से? सोडियम। सोडियम से ज्यादा कौन देगा आसानी से? पोटाशियम। और सबसे आसानी से कौन देगा? सीजियम। फ्रेंशियम की बात इसलिए नहीं की क्योंकि वो रेडियो एक्टिव है। एक बच्चे ने पूछा था कि सर रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स की हम क्या निकाल, एटॉमिक रेडियस नहीं निकाल सकते क्या? कुछ की निकाली हुई है, कुछ की नहीं निकाल पाते, क्योंकि वो इतने ज्यादा अनस्टेबल होते हैं जी कि उनके एटॉमिक रेडियस निकालने से पहले वो डिसइंटीग्रेट कर जाते हैं। ठीक है, कुछ एक की निकाली हुई है, जिनका हमें टाइम मिल जाता है निकालने का, कर लेते हैं। आई बात समझ में? ठीक है, तो भैया क्या बोलेंगे हम कि टॉप टू बॉटम रिड्यूसिंग नेचर जो होगा, रिड्यूसिंग
नेचर जो होगा वो क्या करेगा बेटा मेरे पास, इंक्रीज करेगा। तो मैं यहां पे क्या लिख सकता हूं, लिथियम का रिड्यूसिंग नेचर कम है, उससे ज्यादा किसका है, सोडियम, फिर पोटाशियम, फिर रुबीडियम, फिर सीजियम। ये है गैसियस स्टेट के अंदर, गैसियस स्टेट। क्योंकि बेटा आयनाइजेशन एनर्जी कहां पे डिफाइन करते हैं हम, गैसियस स्टेट में ही तो करते हैं, आइसोलेटेड गैसियस एटम के लिए ही। तो ये जो ट्रेंड लिखा है ना मैंने रिड्यूसिंग कैरेक्टर का, ये बेसिकली किसके अंदर लिखा है बेटा, गैसियस स्टेट में लिखा है, ठीक है। लेकिन यहां पे पंगे कब आ जाते हैं, जब तुमसे वो रिड्यूसिंग कैरेक्टर कहां पे पूछे, एक्वस स्टेट में। तो हाल फिलहाल के लिए ये चीज याद रखना, नोट करके लिख रहा हूं, इसको तुम आगे चल के पढ़ोगे, ठीक है, आगे चल के पढ़ोगे जी, ठीक है। केमिकल बॉन्डिंग के अंदर बात करेंगे इसकी, लेकिन यहां पे एक कॉन्सेप्ट आता है तो यहां बताना जरूरी है। तो क्या होता है बेटा, पोटाशियम से ज्यादा होती है, सॉरी सोडियम ज्यादा पोटाशियम, फिर रुबीडियम, फिर सीजियम, और सबसे ज्यादा किसके हो जाते हैं, लिथियम। कब, जब मैं यहां पे एक्वस मीडियम के अंदर रिड्यूसिंग कैरेक्टर पूछता हूं तो लिथियम की सबसे ज्यादा हो जाती है। और मेनली जो रिड्यूसिंग नेचर होती है ना, हमेशा एक्वस मीडियम में ही डिफाइन होती है। क्यों होती है, इसके आगे हम डिस्कस करेंगे केमिकल बॉन्डिंग में। लेकिन याद रखना, अगर आपसे गैसियस स्टेट में रिड्यूसिंग कैरेक्टर पूछ रहे तो ये है, अगर एक्वस स्टेट में पूछे तो लिथियम को उठा के सबसे पीछे ले आओ, उसकी सबसे ज्यादा हो जाएगी एक्वस मीडियम में, ठीक है। और रीजन मैं लिख देता हूं, समझ में तुम्हें केमिकल बॉन्डिंग में आएगा। ड्यू टू हाई हाइड्रेशन एनर्जी, इसको गोला दारा लिख के और वहां पे लिख देना, केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ेंगे, कभी कंफ्यूज कर जाओ कि सर फिर बोल ही क्यों रहे, बोला इसलिए क्योंकि भैया जब पीरियोडिक चैप्टर के तुम किसी बुक से क्वेश्चन करोगे ना, तो वहां पे ये दिया रहता है एक आध जगह, तो वहां पे उसको सॉल्व कर सको, तुम्हारे दिमाग में ये ना आए कि ये तो हमें कुछ बताया ही नहीं है सर ने, समझे बात, ठीक है। तो भैया इसका एक्चुअल में इसको कहां पे समझाऊंगा तुम्हें, केमिकल बॉन्डिंग में समझाऊंगा, ठीक है। समझ में आई बात, ठीक है सर। तो दो एप्लीकेशन हमने पढ़ ली, अब थर्ड एप्लीकेशन क्या है बेटा, अब ये इंपॉर्टेंट वाली है, इंपॉर्टेंट वाली आ रही है हमारे पास। क्या आ रही है बेटा, कि स्टेबिलिटी ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, कि भैया आयनाइजेशन एनर्जी से हम क्या पता लगा सकते हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी पता लगा सकते हैं, कि कोई एक एलिमेंट है वो एक से ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट बना सकता है, कोई एक एलिमेंट है जो एक से ज्यादा क्या बना सकता है बेटा, ऑक्सीडेशन स्टेट बना सकता है। तो हमें क्या करना है बेटा, वहां पे ये बताना है कि उन दो ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर हमारी सबसे ज्यादा स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट कौन सी होगी। तो इसके लिए तुम्हें दो पॉइंट याद रखने हैं। पहला पॉइंट क्या, इफ डिफरेंस बिटवीन क्या, टू आयनाइजेशन एनर्जी, if difference between two ionization energy is less than or equal to 11 electron volt, then higher oxidation state is stable। क्वेश्चन से बताऊंगा कैसे हुआ, चिंता मत करो, बस ये पॉइंट देख लो। दूसरा क्या है, इफ डिफरेंस बिटवीन आयनाइजेशन एनर्जी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 16 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, देन लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट इज स्टेबल। ये दो पॉइंट हैं जी, कैसे अप्लाई करने हैं, देखो ऐसे करने हैं। मान लिया मैंने लिखा M से मैंने क्या बनाया, M+ और इलेक्ट्रॉन, और इस प्रोसेस के अंदर मैंने कितनी आयनाइजेशन एनर्जी दी बेटा, इसको मान लिया जी 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दी, ठीक है। फिर क्या कर रहा हूं बेटा, मैं M+ से क्या बना रहा हूं, M+2
एक इलेक्ट्रॉन और निकलेगा। इस टाइम पे मैंने इसको सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी दी होगी और उसकी वैल्यू मान लो जी कितनी आई हमारे पास, वो आ गई जी हमारे पास, ये लगा लो 12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्या गई? 12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। फिर मैंने क्या किया, M+2 से क्या किया, M+3 बनाया इलेक्ट्रॉन वोल्ट देके। तो यहां पे मैंने थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी दी होगी और कितनी दी बेटा, वो मान लो जी मैंने इसको दी कितनी, मैं बोल देता हूं इसको मैंने दी जी 40 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो तुम्हें क्या बताना है कि बताओ M+ और M+2 में से ज्यादा स्टेबल कौन है, M+2 और M+3 में से ज्यादा स्टेबल कौन है। कंसेक्यूटिव के बारे में पूछेगा। किसके बारे में पूछेगा? कंसेक्यूटिव के बारे में पूछेगा। ठीक है, तो भैया पहला तो क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन है स्टेबिलिटी तुम्हें बतानी है किसकी, M+ और M+2 के बीच में, इन दोनों की स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा होगी। फिर किसके बारे में बतानी है बेटा, M+2 और M+3 के बारे में। तो भैया अब देखो उन पॉइंट की हेल्प से कैसे करेंगे। जब तुमसे दो ऑक्सीडेशन स्टेट देके ये पूछे किसकी स्टेबिलिटी ज्यादा, आयनाइजेशन एनर्जी दे रखी हो, तो डिफरेंस निकालो। यहां पे बताओ जी इन दोनों के बीच में डेल्टा IE का डिफरेंस कितना आएगा। आप कहोगे सर 12 में से 7 घटा दो, IE2 में से IE1 माइनस कर दो, तो कितना आ जाएगा। आप कहोगे सर 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आया। और मैंने आपको अभी अभी पॉइंट लिखवाया है कि सर क्या, कि जब भी हमारे पास आयनाइजेशन एनर्जी का डिफरेंस 11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम होगा तो हमारे पास बेटा सबसे स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट कौन सी होगी, जो हाइयर होगी। तो बताओ जी यहां पे एक ऑक्सीडेशन स्टेट थी M+, एक थी M+2, दोनों के बीच में आयनाइजेशन एनर्जी का डिफरेंस कितना है, 11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम है। तो यहां इन दोनों में से ज्यादा स्टेबल कौन हो जाएगी सर, आप कहोगे सर यहां पे ज्यादा स्टेबल हो जाएगी M+2। क्यों? क्योंकि डेल्टा IE का यहां पे डिफरेंस कितना आ रहा है, 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जो कि क्या है 11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम है। ठीक है, यहां पे देखो इन दोनों में डिसाइड करना है, तो इन दोनों में बोलो बेटा कितने का डिफरेंस आ रहा है। आप कहोगे सर यहां पे तो डिफरेंस 28 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का आ गया। तो मतलब ये क्या हुआ, 16 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से भी ज्यादा चला गया। क्या बोला था, जब डिफरेंस आयनाइजेशन एनर्जी का कितना हो जाए, 16 इलेक्ट्रॉन वोल्ट या उससे ज्यादा हो जाए, तो स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट कौन सी होती है बेटा, जो सबसे कम वाली होती है। सबसे कम वाली का मतलब क्या है, अब इन दोनों में कम देखनी है। कभी कहो सर M+ है सबसे कम, तो डिफरेंस इनका निकाल रहे हैं ना, तो जिनका डिफरेंस निकाल रहे हैं उन्हीं को रिलेट करेंगे। तो यहां पे भी सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सी हो जाएगी, M+2 हो जाएगी। बोलो क्लियर है ये बात, समझ में आई कैसे ये पॉइंट याद करने हैं और कैसे अप्लाई करने हैं तुम्हें। इनसे क्वेश्चन पूछा गया बेटा, इनसे क्वेश्चन पूछा गया, ये जो मैं तुम्हें बता रहा हूं अभी, समझे। चलो जी अब बेटा इसकी नेक्स्ट एप्लीकेशन देखते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है जी। ठीक है, कितनी एप्लीकेशन कर ली है हमने कर लिया 3। अब चौथी एप्लीकेशन देखो बेटा, चौथी एप्लीकेशन है फॉर द कैलकुलेशन ऑफ क्या, नंबर ऑफ वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स। कि भैया अगर तुम्हें आयनाइजेशन एनर्जी पता हो किसी भी एलिमेंट किसी भी स्पीसीज के लिए, तो उन आयनाइजेशन एनर्जी के डाटा को देख के आप ये कैसे बताएंगे कि उस स्पीसीज के अंदर कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं। ठीक है, देखो बेटा तुम्हें लगता होगा कि सर ये तो रटने वाली चीजें हो गई हैं सारी, नहीं, समझोगे तो लॉजिक दिखेगा। और मैं फिर कह रहा हूं बेटा कि इनऑर्गेनिक सबसे ज्यादा स्कोरिंग होता है। कुछ बच्चे ये कह रहे हैं कि सर आप इतना ज्यादा बता रहे हो, इतना ज्यादा डिटेल करवा रहे हो, इतना टाइम ही नहीं होता, स्कूल का भी होता है, अब रटनी पड़ रही है। तो भैया इसका मतलब है कि आप बहुत अनमने ढंग से पहले ये सोच के बैठे हो कि ये भी मेरा बहुत वर्कलोड है, स्कूल का भी करना होता है। तो मतलब आप परेशानी को हटा नहीं रहे हो, आप उसको सोच के साइकोलॉजिकल के उसका किस पे डाल रहे हो, ब्लेम मुझ पे, कि सर आपने इतना ज्यादा कर दिया, इतना ज्यादा टाइम के आप लेक्चर देते हो, तो उस वजह से हम नहीं कर पा रहे हैं। तो भैया IIT मुझे थोड़ी ना करनी है, आपको करनी है। मुझे तो रास्ता दिखाना है, रास्ता मैं दिखा रहा हूं, चलना तो तुम्हें है। भैया सपने तो देख लिए,
सपने तो देख लिए भैया, सपने देखने के लिए ना नींद लेने की कोई मेहनत नहीं लगती है। सो जाओ आराम से, सपने देख लोगे। तुमने सपने तो सजा लिए हैं, लेकिन उस लक्ष्य को पूरा करने के लिए तुम्हें नींद छोड़नी पड़ेगी। सपने तो तुमने देख लिए, लेकिन भैया लक्ष्य की तरफ अगर जाना है ना तुम्हें, तो मेहनत करनी पड़ेगी, तगड़े वाली करनी पड़ेगी। और ये आपको क्या लगता है, टाइम मैनेजमेंट की दिक्कत आप लोगों के साथ ही है, दूसरे बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं। आप तो ये देख रहे हो कि पीडब्ल्यू पे कितने, भैया पूरे इंडिया में देखो कितने बच्चे तैयारी करो, तुम्हारा कंपटीशन बहुत बड़ा है। अगर सब ये रीजन देने लगे ना, तो किसी का सिलेक्शन ना हो वहां पे। ये रीजन कौन देते हैं, मैक्सिमम वही बच्चे देते हैं जो मेहनत से कतराते हैं, जो सिर्फ प्रॉब्लम को देख रहे होते हैं, लेकिन उसका सॉल्यूशन ढूंढने की उनकी इच्छा नहीं होती। करो भैया, टाइम मैनेज करना पड़ेगा। एक दिन दिक्कत आएगी, दो आएगी, चलो महीना दिक्कत आएगी, लेकिन उसके बाद तो तुम हैबिचुअल हो ही जाओगे ना। छोड़ो नींद, जागो रात को 5 से 6 घंटे ही सो बस। फिर कहते हैं जी हमें तो आईआईटी करनी है। आईआईटी नहीं, आईटीआई करोगे अगर ये हालात चले तो। ठीक है, तो देखो जी इससे कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो यहां पे सीधा सीधा क्या बेटा, सीधा सीधा लिख रहा हूं, देखो फॉर्मूला, नंबर ऑफ वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू क्या बेटा, इक्वल टू क्या होगा बेटा, नंबर ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी पॉसिबल बिफोर हाईएस्ट जंप। इसका मतलब क्या हुआ, अभी इसको समझो, इसको अभी समझो। देखो तुम्हें क्वेश्चन की हेल्प से ही बताता हूं, ठीक है। एक क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर का ही आया हुआ है, तो उसकी हेल्प से ही बताता हूं। देखो 2020 में आया हुआ है जिसके ऊपर, ठीक है। क्या कहता है, तुम्हें क्या दे दी, 5 सक्सेसिव आयनाइजेशन एंथैल्पी दे दी है किसी एलिमेंट की, मतलब ये दे दी IE1, ठीक है, ये दे दी IE2, इसी तरीके से ये दे दी IE3, ये दे दी IE4 और ये दे दी IE5। सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी दे रखी है। कहता है जी बताओ यहां पे नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इस एलिमेंट में कितने होंगे। 5 आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू पता है, और तुम्हें क्या पूछा है, वैलेंस इलेक्ट्रॉनों का नंबर बताओ कितना होगा। यहाँ पे 4 होगा, 2 होगा, 5 होगा या 3 होगा। तो कैसे करेंगे, तुम क्या करो बेटा, डिफरेंस देखो, सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी के बीच में डिफरेंस देखिए। जहां पे तुम्हें ऐसा लगेगा ना कि जैसे IE2 से IE3 पे जब मैं गया तो वहां पे एकदम से आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ गई, ठीक है, क्या हो गई, एकदम से बढ़ गई। जैसे देखो जी IE1 कितनी दे रहा था मैं, 800 दे रहा था। IE2 कितनी थी, 2427 थी। मतलब मैं बोलूं 200 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कुछ बढ़ गई, किलो जूल में देखिए ना, 200 जूल ही तो बढ़ाई है मैंने। फिर यहां पे देखो कितनी बड़ी होगी बेटा, समथिंग कितनी लगा लो जी, तुम यहां पे बोल सकते हो कि सर यहां पे कुछ बढ़ गई होगी हमारे पास, आप बोलो 700-800 के करीब, ठीक है, लगा लो 900 ही लगा लो जी, चलो 900 भी क्यों लगा, 1000 के करीब बढ़ गई, 1000 के करीब। लेकिन यहां पे देखो जब मैं IE3 से IE4 पे गया तो यहां पे तो कितनी थी, 3658, और यहां पे कितनी होगी बेटा, 52024, सीधा कितनी होगी, 50,000 में चली गई, 3000 से। तो एकदम से क्या हुआ बेटा, आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज कर गई ना। जहां पे तुम्हें ऐसा दिख जाए कि भैया आयनाइजेशन एनर्जी एकदम इंक्रीज कर गई है, बहुत हाइयर जंप आ गया है, तो उससे पहले वाली आयनाइजेशन एनर्जी ही पॉसिबल होंगी, और जितनी पॉसिबल होंगी उतने कितने होंगे, बैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे। अब आगे जाने की तुम्हें जरूरत ही नहीं है, क्योंकि तुम्हें पहला हाइयर जंप आयनाइजेशन एनर्जी में यहां पे दिख गया, ठीक है। तो जहां पे दिखे तुम्हें आयनाइजेशन एनर्जी में हाइयर जंप, उससे पहले वाली जितनी आयनाइजेशन एनर्जी होंगी वो काउंट कर लो, वो काउंट करोगे, जितनी वो आएंगी उतनी क्या हो जाएंगी वहां पे, बैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो यहां पे बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे बेटा, 3 होंगे, क्योंकि हाइयर जंप मुझे IE3 और IE4 में दिखा। तो मतलब IE3 से जाते हुए IE4 में जाने पे मुझे क्या मिल रहा है, बहुत ज्यादा आयनाइजेशन एनर्जी में डिफरेंस मिल रहा है। तो इसका मतलब इससे पहले वाली जितनी आयनाइजेशन एनर्जी है वही पॉसिबल है, और जितना उनका नंबर होगा तो 3 आयनाइजेशन एनर्जी पॉसिबल है, तो मतलब 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है।
समझे बात? ठीक है, तुम्हें अब वहां पे एग्जाम्पल से भी समझा देता हूं मैं, देखो, ताकि तुम्हें चीजें और क्लियर हो जाए। जैसे मान लो एक ए एलिमेंट है, मैंने तुम्हें इसकी IE1 दी, IE2 दी, IE3 दी, IE4 दी। कितनी दी बेटा? मैं ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दे देता हूं तुम्हें, ठीक है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट लगा लो या किलो जूल पर मोल, कुछ भी लगा लो जी, ठीक है? मान लो ये दी 28, ये मैंने दी मान लो 40, ये मान लो मैंने कितनी दी बेटा 750, और ये मान लो मैंने दी 950। अब मैंने पूछा जी बताओ इस ए एलिमेंट की जिसकी सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी ये है, इसके अंदर कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है? तो तुमने देखा जी 28 से 40 आने पे कुछ गैप आया, कुछ गैप आया। कितने का गैप आया? आप कहोगे सर 12 का आया। लेकिन जब मैं 40 से 750 का दे रहा हूं तो गैप बहुत ज्यादा से एकदम हो गया ना। 40 किलो जूल से थर्ड इलेक्ट्रॉन निकालने में मुझे कितनी एनर्जी देनी पड़ी? 750। तो बहुत ज्यादा डिफरेंस आ गया। यहीं पे पहला डिफरेंस मुझे पता चल गया। अब इससे आगे तो जाने की जरूरत नहीं है। तो 750 से 950 ये तो कम है, इससे भी कम डिफरेंस है। तो भैया इसका मतलब क्या हुआ? सिर्फ यही आयनाइजेशन एनर्जी पॉसिबल है हाइयर जंप से पहले वाले। तो यही तो लिखा देखो, नंबर ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी पॉसिबल बिफोर हाईएस्ट जंप। हाईएस्ट जंप से पहले वाली आयनाइजेशन एनर्जी का जितना नंबर होगा वही वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे। तो कितने हुए बेटा? 1 2। तो मैं क्या बोल सकता हूं यहां पे? नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे बेटा? 2 होंगे हमारे पास। बोलो समझ में आई बात? क्लियर है ये चीज? हाँ जी सर क्लियर है। ठीक, चलें आगे। चलो जी, तो भैया ये थी क्या हमारे पास इसकी सारी की सारी एप्लीकेशन। ठीक है, अब क्या करते हैं जल्दी से इसके क्वेश्चंस देख लेते हैं। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन तुम खुद करोगे होमवर्क, ये मैं तुम्हें समझा चुका हूं, बस अब देखना तुम कितना कर पाते हो। ये होमवर्क है तुम्हारा, देख लो जी। 1997 में आया था जेई के अंदर। ठीक है, यहां पे देख लेते हैं, यहां पे देख ले, विच ऑफ द फॉलोइंग एटम हैज द हाईएस्ट फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी। किसकी सबसे ज्यादा आयनाइजेशन एनर्जी होगी पहले वाली, वो मैं बताना है। तो देखो सोडियम इधर आता है, पोटाशियम उसके नीचे और रुबीडियम इधर। ये सेलेनियम कहां पे आएगा बेटा? पी ब्लॉक में आएगा और ऑक्सीजन फैमिली में। तो भैया यहां पे होगा सेलेनियम उस से। तो एक बात बताओ बेटा, लेफ्ट टू राइट जाने पर हमारे पास क्या होगा? हमारे पास क्या होगा? आप कहोगे सर हमारे पास आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ेगी। तो वैसे भी मैं देख पा रहा हूं ये मेटल है और ये क्या है बेटा मेरे पास? एक तरीके से नॉन मेटल की कैटेगरी में। तो पी ब्लॉक में तो आ गई। ठीक है, किस में आ गई बेटा? पी ब्लॉक में आ गई सर। क्लियर है? तो भैया ये पी ब्लॉक तरफ आ रही है, हमारे राइट साइड आ रही है, और लेफ्ट टू राइट आने पे आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ती है। और नॉन मेटल्स की आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होती है किससे? मेटल से। तो भैया यहां पे नॉन मेटल मेरी कौन है? सेलेनियम है। तो यहां पे मेरे पास करेक्ट आंसर क्या होगा? ए ऑप्शन होगा। तो आपको इस तरीके से लॉजिक सोचने पड़ेंगे वहां पे। तो देख लो जेई मेन 2016 का कितना आसान क्वेश्चन था। वैसे भी हमें पता है टॉप टू बॉटम तो यहाँ क्या कर रही है? आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज कर रही है, लेकिन राइट साइड जब आ रहा हूं तो मेरी इंक्रीज करेगी। तो सेलेनियम मेरा राइट साइड में आएगा, तो हमेशा क्या होगा? ये नॉन मेटल की तरफ आ रहा है, तो ये मेटल से ज्यादा आयनाइजेशन एनर्जी मांगेगा, तो भैया देनी भी पड़ेगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। चलो जी, यहां देखो, यहां देखो जी। अब इसको भी तुम आसानी से कर सकते हो। अब यहां पे क्या बेटा मेरे पास? थर्ड पीरियड के एलिमेंट है। क्या है जी? थर्ड पीरियड के एलिमेंट है सर हमारे पास। और थर्ड पीरियड और सेकंड पीरियड के लिए मैंने तुम्हें एक जनरल ट्रेंड बताया था, फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी बताई थी। तो मैंने वहां पे तुमसे कुछ पॉइंट लिखे थे। क्या लिखे थे? कि सर मैक्सिमम IE1 की जो वैल्यू होती है, यहां पे IE1 का ही पूछा ना। हाँ जी, फर्स्ट IE1 पीरियड के अंदर किसकी होती है? आप कहोगे सर नोबल गैस की। किसकी बेटा? नोबल गैस। और मिनिमम IE1 की वैल्यू पीरियड के अंदर किसकी होती है? आप कहोगे सर अल्कली मेटल की। अल्कली मेटल की। चारों पॉइंट लिख रहा हूं। अगर बेटा मैं मैक्सिमम IE2 की वैल्यू पूछता हूं पीरियड के अंदर, तो आप किसकी बताओगे? सर वो तो अल्कली मेटल की हो जाएगी फिर पीरियड के अंदर। और जो मिनिमम होगी सर IE2 किसी भी पीरियड में, वो किसकी होगी? अल्कलाइन अर्थ मेटल की। ये 4 कंक्लूजन मैंने तुम्हें लिखवाए थे, अब इसी की हेल्प ले लो। अब फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी की बात कर रहा है, तो भैया थर्ड ग्रुप के अंदर, सॉरी थर्ड पीरियड के अंदर मेरे पास कौन सी आती है बेटा? हमारे पास कौन सी नोबल गैस आती है? देखो मैं आपको दिखा के करवाता हूं सारी चीजें।
कौन कौन से, देखो मेरे पास सल्फर, सेलेनियम, कैल्शियम और बैरियम और आर्गन, ठीक है, ये एलिमेंट है। तो देखो पीरियोडिक टेबल से बताता हूं जी, मेरे पास क्या क्या है बेटा, मेरे पास क्या क्या है, मैं उनको कर लेता हूं सर्कल। कैल्शियम है, बैरियम है, सल्फर है, सेलेनियम है और ये रहा आर्गन। ये चीजें चल रही हैं जी। तो देखो बेटा, कैल्शियम से कम है बैरियम की, और भैया कैल्शियम का और बैरियम कहां रहा है, लेफ्ट साइड आ रहा है, ठीक है। यहां पे मेरे पास एक ही नोबल गैस बैठी है, तो भैया नोबल गैस तो कोई भी हो हमेशा फुल्ली फिल्ड होगी, और फुल्ली फिल्ड होने का मतलब क्या है, वहां से इलेक्ट्रॉन निकालने में ज्यादा दम लगेगा हमारा, क्योंकि फुल्ली फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है भैया। तो भैया यहां पे मेरे पास इन पांचों में सबसे ज्यादा किसकी होगी, आर्गन की होगी। किसकी होगी, आर्गन की होगी। अब एक बात बताओ, कैल्शियम और बैरियम इनमें से किसकी कम है, बैरियम की है, बैरियम की सबसे कम है। इन पांचों में देखो तो बैरियम की सबसे कम, क्योंकि ये सबसे नीचे की तरफ आ रहा है, देखो 6 पीरियड में आ रहा है, और दूसरी मेटल भी हो गई है, तो बैरियम की क्या होगी बेटा, सबसे कम होगी सर, ठीक है। सल्फर और सिलेनियम में टॉप टू बॉटम क्या करती है बेटा, डिक्रीज, तो सल्फर की ज्यादा, सिलेनियम की कम, ठीक है। तो भैया मैं क्या बोल सकता हूं कि देखो सर इतना तो कंफर्म है, बैरियम की सबसे कम होगी, आर्गन की सबसे ज्यादा होगी। बैरियम से ज्यादा किसकी होगी बेटा, कैल्शियम, सल्फर और सिलेनियम में से कैल्शियम की ज्यादा होगी। हाँ जी सर, क्यों, क्योंकि इससे ऊपर की तरफ आ रहा है सर हमारे पास। और कैल्शियम से ज्यादा किन की होगी, सल्फर और सिलेनियम की होगी, क्यों, क्योंकि सर ये राइट साइड है और लेफ्ट टू राइट मेरे पास इंक्रीज करती है। अब ऑर्डर को तुम्हें इस तरीके से देखना पड़ेगा, हालांकि एक पीरियड के नहीं आए हमारे पास, तो लेकिन वहां पे तुम्हें लॉजिक क्या लगाना है, लेफ्ट साइड आ रहा है तो कम है, राइट साइड आ रहा है तो ज्यादा है, नोबल गैस है तो फुल्ली फिल्ड की वजह से इसकी तो बहुत ज्यादा मिलेगी, ठीक है। तो भैया यहां पे क्या आ जाएगा मेरे पास, सेलेनियम, और फिर क्या आ जाएगा, सल्फर। तो ये हमारा क्या है बेटा, यहां पे ऑर्डर हो जाएगा। तो अगर ये ऑर्डर है तो बताओ जी हमारे पास करेक्ट आंसर क्या होगा बेटा। अरे कहां गया, कहां गया जी क्वेश्चन, कहां गया क्वेश्चन, कहां गया, हमारे पास ये रहा क्वेश्चन। तो बताओ जी क्या आंसर होगा बेटा। देखो ये तो हो नहीं सकता क्योंकि कैल्शियम की सबसे कम बोल रहा है, ना ये हो सकता ना ये हो सकता। देखो बैरियम की सबसे कम है, एक ही ऑप्शन है, फटाक से पता चल जाएगा। अगर तुमने मैक्सिमम और मिनिमा पता लगा लिए ना उस ऑप्शन के अंदर, चुटकियों में क्वेश्चन हो जाएगा। तो देख लो बैरियम की सबसे कम एक ही जगह आ रही है, तो ये हमारा आंसर है, और यही तो हमने ट्रेंड लिखा था पीछे भी, ठीक है। आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है जी हमारे पास AIEEE 2016 का, तो ये भी होमवर्क है आपका, खुद करना, खुद करना जी, ठीक है। बस यहां पे देखो फास्फोरस और सल्फर आ रहे हैं, फास्फोरस और सल्फर आ रहे हैं। अगर तुम्हें फास्फोरस और सल्फर के अंदर ट्रेंड पता है ना, तो तुम्हारा काम बन गया, फिर तो तुम आसानी से पता लगा लोगे। देखो फास्फोरस यहां पे आता है, सल्फर यहां पे, दोनों ही किस पीरियड के एलिमेंट है, थर्ड के। ये होता है 3p3 और आप कहोगे सर ये होता है 3p4, और मैंने तुम्हें बताया है फोर्थ पीरियड तक हमारे पास क्या चलती है, एक्सेप्शंस चलती हैं, पेनिट्रेशन वाली भी और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वाली भी। सिक्स्थ और सेवंथ के अंदर तो रेगुलर ट्रेंड चल रहा है हमारे पास। तो भैया इन दोनों में से बताओ आयनाइज एनर्जी किसकी ज्यादा होगी, फास्फोरस की होगी। तो अब देखो ऑप्शन से ही देख लो, होमवर्क तो दिया मैं ही बता रहा हूं। यहाँ पे फास्फोरस की ज्यादा दे रखी है, यहाँ पे देखो सल्फर से कम दे दी इसकी, ऑप्शन गलत। यहाँ पे भी देखो ऑप्शन गलत। अब इन दोनों में से तो बताना है। अब यहां पे कैसे पता लगाओ कि भैया फ्लोरीन दे रखा है, और हमें पता है जी लेफ्ट टू राइट जाने पे आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज करती है NP5, क्या NP5, और यहां पे तो फ्लोरीन के पास क्या है बेटा 2p5। तो 2p5 का मतलब सेकंड सेल से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल, किसके कंपैरिजन में, थर्ड के कंपैरिजन में। तो फ्लोरीन की यहां पे सबसे ज्यादा होगी, तो देखो एक ही जगह आ रहा है जी सबसे ज्यादा फ्लोरीन, डी ऑप्शन। तो इस तरीके से आपको चीजें करनी पड़ेंगी, समझे बात, ठीक है। तो चलो जी आगे चलते हैं, आगे देखते हैं। चलो होमवर्क, होमवर्क ये वैसे मैंने पिछली क्लास में करवा दिया था, लेकिन होमवर्क है जी, खुद करोगे, ठीक है। उसके बाद ये वाला क्वेश्चन भी खुद करोगे, थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू निकालनी है, ये भी आप लोगों का होमवर्क है, ठीक है। पहले एक इलेक्ट्रॉन निकालो, फिर दूसरा निकालो, उसके बाद तीसरा इलेक्ट्रॉन निकालने में मेरे को सबसे कम एनर्जी कहां लगेगी वो तुम्हें बताना है। यहां IE3 की बात कर रहा है, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी पड़ेगी, होमवर्क है, खुद ब खुद करोगे, ठीक है, ठीक है। तो भैया यहां पे एंड हो जाता है हमारा आयनाइजेशन एनर्जी का।
ठीक है, अब बात कर लेते हैं जरा, अब हम जरा थोड़ी सी बात कर लेते हैं किसके बारे में मेरे बच्चे, अब हम बात कर लेते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के बारे में, थोड़ा सा बस, थोड़ी सी तुम्हें बस इसकी क्या बताऊंगा, बेसिक्स बताऊंगा। इसको अच्छे से डिस्कस फिर हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर करेंगे। ठीक, तो देखो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होता है, इसको डिफाइन करते हैं। तो बेटा मार्केट में ना दो टर्म्स हैं, मतलब तुम्हारी बुक्स में, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। पहले मैं डेफिनेशन दे रहा हूं किसकी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की। ठीक है, ये है जी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, जिसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं ई से। क्या होता है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी समझो, और फिर इसको डिफाइन करता हूं कि भैया मेरे पास है जी एक आइसोलेटेड गैसियस एटम। कैसा है बेटा ये, आइसोलेटेड गैसियस एटम। अब बेटा कुछ बच्चे कहते हैं, कई बार मैंने ये डाउट फेस किया है, कहते हैं सर न्यूट्रल भी तो होगा। भैया एक बात बताओ, जिस चीज को मैंने एटम बोल दिया वो तो न्यूट्रल है ही। कुछ बुक्स में लिख देते हैं कि भैया जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होते हैं ना वो किसके लिए डिफाइन होते हैं, न्यूट्रल आइसोलेटेड गैसियस एटम के लिए डिफाइन होते हैं। तो भैया एक चीज को दो बार क्यों बोले, जिसको मैं एटम बोल रहा हूं एटम तो होता ही न्यूट्रल है, तो इसका मतलब क्या ये न्यूट्रल ही है जी। मैंने आइसोलेटेड गैसियस एटम बोल दिया। अब याद करो यही टर्म मैंने कहां यूज की थी, आयनाइजेशन एनर्जी के अंदर। तो भैया आयनाइजेशन एनर्जी के अंदर भी हमने क्या बोला था, वो किसके लिए डिफाइन होती थी, आइसोलेटेड गैसियस एटम के लिए। ये भी किसके लिए डिफाइन है, आइसोलेटेड गैसियस एटम। लेकिन यहां पे क्या बोल रहे हैं कि एक आइसोलेटेड गैसियस एटम के अंदर जब मैं क्या करता हूं, इलेक्ट्रॉन ऐड करता हूं उसके वैलेंस शेल के अंदर। आयनाइजेशन एनर्जी देके भी क्या कर रहे थे, वैलेंस शेल का इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल रहे थे, तो एनर्जी देनी पड़ रही थी, उसको बोला था आयनाइजेशन एनर्जी। अब क्या कर रहे हैं कि भैया आइसोलेटेड गैसेस एटम में मैं एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहा हूं, किसके अंदर, वैलेंस शेल के अंदर। तो भैया वहां पे ऐड होने के बाद, जैसी मेरा इलेक्ट्रॉन यहां पे ऐड होगा तो यहां से कुछ एनर्जी क्या होगी बेटा, बाहर निकलेगी। और इसी रिलीज एनर्जी को हम क्या बोल रहे हैं, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। अब एनर्जी रिलीज क्यों हुई, अब आपका सवाल ये होगा। तो भैया एक बात याद रखो, केमिस्ट्री के अंदर ना, ठीक है, इस रसायन विज्ञान के अंदर जहां पे भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आ जाएगी ना, वहां पे क्या होता है, हमेशा एनर्जी रिलीज होती है। ठीक है, क्या होती है, एनर्जी रिलीज होती है। जहां पे भी अट्रैक्टिव फोर्सेस आ गई वहां से कुछ ना कुछ एनर्जी बाहर निकलेगी। तो अब एक बात बताओ मेरे बच्चे, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज, मैं इसको क्या बोल रहा हूं कि भैया मैं इसको डाल रहा हूं किसके अंदर, एक आइसोलेटेड गैसेस एटम के अंदर। तो क्या होगा बेटा, इस इनकमिंग इलेक्ट्रॉन और इस आइसोलेटेड गैसेस एटम के न्यूक्लियस के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आएगी, तभी तो ये अंदर की तरफ खींचा चला आएगा। समझ रहे हो, तभी तो ये अंदर खींचा चला जाएगा। तो भैया क्या हो रहा है, इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आ रही है, तो उसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से इस इलेक्ट्रॉन का एडिशन होता है वैलेंस शेल के अंदर, और यहां से क्या होता है, एनर्जी बाहर निकलती है। क्योंकि अभी अभी मैंने आपको बताया, जहां पे अट्रैक्शन फोर्स आ गई वहां से एनर्जी हमेशा बाहर निकलेगी। ठीक है, अब कितनी ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है इस न्यूक्लियस और इस इनकमिंग इलेक्ट्रॉन के बीच में, वो डिसाइड करके देगा कि यहां से एनर्जी कितनी बाहर निकलेगी। जितनी ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी इनकमिंग इलेक्ट्रॉन और आइसोलेटेड गैसेस एटम के न्यूक्लियस के बीच में, एनर्जी उतनी ज्यादा बाहर निकलेगी। हम तब क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी उतनी ज्यादा है। देखो वर्ड का मतलब ही क्या है, एफिनिटी का मतलब होता है टू लव, ठीक है, या फिर टू अट्रैक्ट। किसकी तरफ अट्रैक्शन, किसकी तरफ अट्रैक्शन बेटा, इलेक्ट्रॉन, मतलब जो इलेक्ट्रॉन से प्यार करे, जो इलेक्ट्रॉन की तरफ अट्रैक्ट हो, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। अब जितना ज्यादा प्यार होगा इलेक्ट्रॉन के साथ, उसको वो उतनी जल्दी अपनी तरफ खींच लेगा। अपनी तरफ खींचने का मतलब क्या है बेटा, भैया वहां पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा आ रही है, तो इसलिए आसानी से इलेक्ट्रॉन आ गया, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा हुई तो एनर्जी भी ज्यादा निकली, और उसी को हमने क्या बोला बेटा, उसी को सर हमने बोला इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो क्या डेफिनेशन हुई सर, इसकी क्या डेफिनेशन हुई, डेफिनेशन तो बताओ अच्छे से। तो भैया डेफिनेशन देखो, डेफिनेशन क्या है, इट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड, इट इज द
amount of energy released when an extra electron is added into किसके अंदर बेटा, added into valence shell of isolated gaseous atom। कि भैया ये वो एनर्जी रिलीज होती है जब क्या होता है, एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ऐड किया जाता है आइसोलेटेड गैसेस एटम की वैलेंस शेल के अंदर। उसी को हमने क्या बोला, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बोला। क्या बोला उसी को, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बोला। बात समझ में आई, ठीक है। रिलीज एनर्जी इज नोन एज इलेक्ट्रॉन एफिनिटी व्हेन एन एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन इज एडेड इनटू द वैलेंस शेल ऑफ आइसोलेटेड गैसेस एटम। आइसोलेटेड गैसेस एटम के लिए डिफाइन है। अब पंगा क्या होता है यहां पे, सर पंगे ये होते हैं कि स्कूल्स के अंदर ना, मैं ये नहीं कहता हर स्कूल के अंदर, कुछ एक टीचर इसको क्या बोलता है कि सर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी आर द सेम थिंग, जो एकदम गलत है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी दोनों अलग अलग चीजें हैं भैया। कैसे, देखो मैं तुम्हें बता देता हूं एग्जाम्पल के तौर पे, ठीक है, एग्जाम्पल लेके बता रहा हूं। तो देखो, मान लो मेरे पास एक आइसोलेटेड गैसेस एटम है ए, इसके अंदर मैंने इलेक्ट्रॉन ऐड किया तो मेरे पास क्या बनेगा बेटा, जब भी एक न्यूट्रल एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन ऐड करूंगा तो एक एनायन ही तो बनेगा, एनायन बन गया, गैसियस स्टेट में ही है। और यहां से कुछ एनर्जी बाहर निकलेगी तो ये चीज लिख दी। तो इस रिलीज एनर्जी को ही क्या बोल रहे हैं बेटा हम, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। और बेटा ये पॉजिटिव होती है। अगर भैया हम बोलते हैं ना, कोई आपने टेस्ट किया बायो के अंदर, बोलते हैं ना कोई टेस्ट किया आपने, अगर वो टेस्ट कंफर्म हो गया तो क्या बोलते हैं, पॉजिटिव आया जी। टाइफाइड का टेस्ट करवाया तो क्या पॉजिटिव है जी टाइफाइड का टेस्ट, इसका मतलब क्या है कि उसको टाइफाइड है। मलेरिया का टेस्ट करवाया आपने तो क्या बोलते हैं, वो टेस्ट किया तो पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव। पॉजिटिव आने का मतलब क्या है कि भैया इसको मलेरिया है। तो सेम कहानी यहां पे है भैया। इसने अगर इलेक्ट्रॉन ले लिया, आइसोलेटेड गैसेस एटम ने, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है, कुछ इलेक्ट्रॉन के साथ इसका कुछ ना कुछ प्रेम है। तभी तो इसने क्या किया बेटा, इलेक्ट्रॉन को लिया। और जब भी इलेक्ट्रॉन को कोई लेगा, प्रेम के साथ लेगा, अट्रैक्शन करते हुए लेगा, तो वहां से एनर्जी बाहर निकलेगी और उस रिलीज एनर्जी को इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बोलते हैं। और उसका साइन क्या होता है, पॉजिटिव होता है। क्या होता है, पॉजिटिव होता है। अब बात करूं यहां पे मैं, अगर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की, किसकी बच्चे, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की, तो इसको हम दिखाते हैं डेल्टा एच ई जी से। डेल्टा एच यूज होता है बेटा एंथैल्पी चेंज के लिए, और ई जी किसके लिए लिया, इलेक्ट्रॉन गेन के लिए। तो ये इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का सिंबल हो गया। थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ोगे आप इस चीज को भैया। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बेसिकली हमें यहां पे क्या बताएगा कि भैया कितना एनर्जी चेंज आ रहा है इस प्रोसेस के अंदर, कितना एनर्जी चेंज आ रहा है इस प्रोसेस के अंदर, उसको हम क्या बोल रहे हैं बेटा, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बोल रहे हैं। तो भैया चेंज इन इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हम निकालते कैसे हैं, फाइनल स्टेट की एंथैल्पी माइनस इनिशियल स्टेट की एंथैल्पी। ये होता है जी एंथैल्पी चेंज का फॉर्मूला। अब इजी लगा देना बस, तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, लेकिन एंथैल्पी ऐसे निकालते हैं। तो भैया अब एक बात बताओ, एक गैस की, आइसोलेटेड गैसेस एटम की कुछ ना कुछ एनर्जी होगी, ठीक है। अब इसने देखा जी इलेक्ट्रॉन एक अकेला घूम रहा है और ये इलेक्ट्रॉन से प्रेम करता है, तो ये क्या करता है, उसको अट्रैक्ट करता है। इसकी कुछ ना कुछ एनर्जी है अभी इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने से पहले, लेकिन जैसे ही इसके बगल से इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो ये देखेगा इलेक्ट्रॉन खींचो, तो ये इसको खींचेगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगी और ये किस में एंटर कर जाएगा, इसके वैलेंस शेल में। अब जितनी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इस एटम ने इसके ऊपर लगाई, उतनी एनर्जी बाहर निकल गई। तो एक बात बताओ बेटा, जब एनर्जी बाहर निकली तो यहां पे जो मेरे पास ये A माइनस गैस बना है, इसकी एनर्जी क्या होगी बेटा, इस A गैस से कम होगी। क्यों, क्योंकि यहां से कुछ एनर्जी बाहर तो निकल गई। तो कहने का मतलब क्या हुआ, इनिशियल स्टेट में एनर्जी ज्यादा है, फाइनल स्टेट में एनर्जी कम है, क्योंकि यहां से एनर्जी बाहर निकली है। तो भैया फाइनल माइनस इनिशियल स्टेट की एनर्जी करूंगा
तो बेटा फाइनल की कम है, इनिशियल की ज्यादा, तो ये वैल्यू क्या आएगी? नेगेटिव आएगी। तो भैया इसीलिए इस रिएक्शन के लिए अगर मैं डेल्टा HEG लिखता हूं ना तो वो कितनी आएगी? नेगेटिव आएगी। तो देखो दोनों का साइन ही अपोजिट हो गया भैया, दोनों सेम चीजें नहीं है। सीधा सीधा क्या बोल सकता हूं इसको कि भैया अगर कोई आइसोलेटेड गैसेस एटम इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करता है तो उसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पॉजिटिव होती है। इसका मतलब क्या? वहां से एनर्जी रिलीज होगी, और रिलीज एनर्जी को एंथैल्पी की टर्म्स में कैसे दिखाते हैं बेटा? नेगेटिव साइन से। एक्सोथर्मिक प्रोसेस हुई ना, इसका मतलब क्या हुआ जी? एनर्जी निकलने का मतलब एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, और एक्सोथर्मिक प्रोसेस के लिए एंथैल्पी चेंज का साइन क्या होता है? नेगेटिव होता है। बात समझ में? अगर मान लो किसी केस में इलेक्ट्रॉन एफिनिटी नेगेटिव हो जाए, नेगेटिव का मतलब क्या है? वो इलेक्ट्रॉन से प्रेम नहीं करता जी आइसोलेटेड गैसेस एटम। कुछ होते हैं ना ऐसे। अब ये जरूरी थोड़ी ना हर एक आइसोलेटेड गैसेस एटम इलेक्ट्रॉन लेगा ही लेगा, कुछ ले लेंगे कुछ नहीं लेंगे। जो ले लेंगे उनकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी नेगेटिव। जो नहीं लेंगे उनके लिए इलेक्ट्रॉन एफिनिटी या तो जीरो बोलेंगे या फिर पॉजिटिव बोलेंगे। कब जीरो कब पॉजिटिव बोलेंगे वो मैं बताऊंगा, लेकिन वहां पे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या हो जाएगी? फिर हमारी क्या हो जाएगी बेटा? उल्टी हो जाएगी। ठीक है, तो मतलब ये दोनों क्या चल रही है? अपोजिट चल रही है, अपोजिट चल रही है जी। समझे बात? ठीक है, तो ये है हमारा बेसिक है जी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का। अब इसके अंदर बहुत कुछ है कि सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होती है, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, एक फॉर्मूला होता है, वो आप लोगों को समझना है। फिर इसकी एप्लीकेशन देखनी, इसकी एप्लीकेशन के ऊपर क्या आते हैं बेटा? बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। ट्रेंड्स तुम्हें देखने हैं कि टॉप टू बॉटम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होगी, लेफ्ट टू राइट क्या होगी, कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को अफेक्ट करेंगे। ठीक है, तो ये सारी बातें होंगी, जरूर होंगी जी, लेकिन हमारे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। तो थैंक यू सो मच ये लेक्चर देखने के लिए। ठीक है, मैं थैंक यू बोलता हूं जी, क्योंकि आप लोगों को टाइम निकालना बड़ा मुश्किल होता है ना। तो जी बहुत बहुत शुक्रिया, ये लेक्चर आपने देखा, समझा। भगवान करे आप IIT की तरफ एक कदम और आगे चले जाएं, आपके लक्ष्य के बीच में और आपके बीच में डिस्टेंस कम होता रहे डे बाय डे। ठीक है भैया, मेहनत करो। मैं तो सिर्फ ये जानता हूं बेटा, जो मेहनत करेगा ना उसकी मेहनत कभी भी खराब नहीं जाती है, मेहनत कभी भी खराब नहीं जाती है। रिजल्ट तुम्हें पक्का मिलेगा, भले ही जिस टाइम पे तुम सोच रहे हो उस पे ना मिले, लेकिन मिलेगा जरूर। मेहनत कभी खराब नहीं जाती है, कामयाबी तुम्हें पक्का मिलेगी। बस सीधी नीयत से ईमानदारी से पढ़ते रहो। ठीक है, तो भैया नेक्स्ट टाइम फिर मिलेंगे एक और बेहतरीन सेशन के साथ। तब तक के लिए खूब पढ़ो, खूब पढ़ो। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।